मीडिया के बारे में, आज के मीडिया के बारे में आपकी राय क्या है? क्योंकि आप तो पत्रकार रहे, आपने एक चैनल बनाया। पत्रकारी आपस में एक दूसरे की टोपी उछाल रहे हैं भाई। जब आज तक 10 साल में एक इंटरव्यू पत्रकारों को नहीं मिला। रविशंकर प्रसाद आपके साले हैं, आपके साले साहब। हाँ, कैसे रिश्ते हैं आपके? वो बीजेपी में, आप कांग्रेस में? हमारे रिश्ते सबसे अच्छे हैं। क्योंकि हम पर न्यूज 24 पर अक्सर कुछ लोग ये आरोप लगाते हैं क्योंकि राजीव शुक्ला कांग्रेस में वो सोशल मीडिया में वो मानते, इसीलिए कांग्रेसी सोशल चैनल मीडिया है, में कहते हैं कि 10 जनपद में आप उन गिने चुने लोगों में हैं जिनकी आवाजाही बिना अपॉइंटमेंट, बिना रोक टोक होती है। कहने सर्वे वगैरह को कहने दो, मैं नहीं बन रहा हूँ। ओके राजीव जी, पत्रकारों का राजनीति में आना कितना सही है? राजीव जी राजनीति में कैसे आए थे, कैसा आना हुआ था आपका? कहते हैं, सुनते हैं राजीव गांधी से आपके बड़े अच्छे रिश्ते थे और वहीं से नहीं, शुरुआत राजीव गांधी से, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, ये 3 शरीर है, आत्मा एक है। मोदी जी का इंटरव्यू फिर से करने का मौका मिले, राजीव जी क्या पूछेंगे उनसे? अरे तो अगर इंटरव्यू दें वो तो हमारे पास सवालों का तो भंडार है। कांशीराम का इंटरव्यू बड़ा वायरल होता है। हाँ, कांशीराम क्या हुआ था उसमें इंटरव्यू में? वो तार तोड़ के भागे थे। नेहरू जी को जो अमेरिकन राष्ट्रपति कैनेडी थे वो अपने फार्म हाउस पे छुट्टियां बिताने के लिए ले जाते थे। 33 साल हो गए आपको? 33 साल। 33 साल से बीसीसीआई में कोई भी प्रेसिडेंट हो, किसी का भी कब्जा हो, आप वहां कैसे बने रहते हैं? बेचारे मनमोहन सिंह ऐसे ईमानदार व्यक्ति को लोगों ने सत्ता से हटा दिया। सुनते हैं कि जब आप मंत्री थे तब एक बार शाहरुख एयरपोर्ट पर यूएस में फंस गए थे, सीधे आपको फोन किया था। अगर सोनिया पीएम बनती तो आज देश की राजनीति अलग होती। बिल्कुल बनना चाहिए था। सबसे मेहनती नेता आप किससे मानते हैं अब तक का? राजीव गांधी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24, मैं हूं मानक गुप्ता। आज चाय वाला इंटरव्यू कांग्रेस के सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री, आईपीएल के पूर्व चेयरमैन और बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला का। बहुत स्वागत राजीव जी चाय वाला इंटरव्यू में आपका। धन्यवाद। इंटरव्यू शुरू करने से पहले मैं अपने दर्शकों से एक वादा करना चाहता हूं। इंडियन टेलीविजन के इतिहास में शायद पहली बार होगा जब कोई पत्रकार, एंकर अपने चैनल के प्रमोटर का ऐसा इंटरव्यू कर रहा होगा। इसीलिए मैं वादा करना चाहता हूं, इस हॉट सीट पर बैठने के बाद अब राजीव शुक्ला मेरे लिए इस चैनल के प्रमोटर नहीं है। वो मेरी बॉस अनुराधा प्रसाद के हस्बैंड भी नहीं है। वो सिर्फ कांग्रेस के नेता हैं और बीसीसीआई के एक एडमिनिस्ट्रेटर हैं। इसीलिए सवाल उनसे भी बिल्कुल वैसे ही होंगे जैसे बाकी मेहमानों से होते हैं। एक बात राजीव जी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं कोई न्यूज 24 का प्रमोटर नहीं हूं। ओके। ना तो मैं कंपनी में हूं, ना कंपनी में डायरेक्टर हूं, कुछ नहीं हूं। तो इसलिए प्रमोटर वाली बात ही खत्म होती है यहाँ से। प्रमोटर पर तो सवाल ही नहीं। संस्थापक शायद आप? संस्थापक भले करो, संस्थापक तो सारे लोग हैं, बहुत लोग हैं जो दूसरे चैनलों में चले गए, वो भी संस्थापक हैं। इसकी डिटेल्स में बाद में आऊंगा मैं। लेकिन राजीव जी, आपको कैसा लग रहा है? आपने कुछ एपिसोड इस चाय वाला इंटरव्यू के देखे होंगे। इसमें रैपिड फायर राउंड भी होता है, ऐसे ऐसे सवाल भी होते हैं जिसमें गूगली भी होती है, बाउंसर भी होती है। और आप तो क्रिकेट से जुड़े रहे हैं। अच्छी बात है ना, तो आपका हुनर है, उसकी सराहना करनी चाहिए। तो आप ग्लव्स पहन लीजिए, पैड्स पहन लीजिए, हेलमेट लगा लीजिए। उसके में जरूरत नहीं है। एडमिनिस्ट्रेटर को कहाँ पहनने पड़ता है। तैयार है राजीव जी? ओके, तो शुरू करते हैं। पहले पॉलिटिक्स। कांग्रेस के इतने बड़े बड़े नेता राजीव जी पार्टी छोड़कर जा रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया में मीम्स बन रहे हैं। कुछ दिन बाद, कुछ सालों बाद कांग्रेस पार्टी में सिर्फ 4 लोग बचेंगे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और राजीव शुक्ला। क्या जवाब देंगे? देखिए, मैं आपको बताऊं, आप पूरा इतिहास उठा लो पिछले 50 साल का। जब जब चुनाव आते हैं तमाम दलों से लोग निकल के एक दूसरे के यहाँ जाते हैं, जहाँ उनको लगता है कि हमारा फ़ायदा हो रहा, हम जीत सकते हैं, हम ये हो सकते हैं, हमें सरकार की तरफ जाने से फ़ायदा है, वो सब जाते हैं। तेलंगाना, कर्नाटक में क्या हो रहा? दूसरे दलों के लोग उसमें शामिल हो रहे हैं कांग्रेस में, तो वो नहीं देख रहे हो आप। तो ये एक दौर होता है जो 50 साल से चला आ रहा है कि जो इस तरह के मौका परस्त नेता होते हैं वो अपने व्यक्तिगत फ़ायदे के लिए जो है जगह जगह जाते हैं। कितने लोग शामिल होते हैं, कितने लोग छोड़ते हैं, इसका पूरा इतिहास निकाल लो। कोई नई बात मैं आपसे इस पर सहमत हूं कि व्यक्तिगत फायदे के लिए जा रहे होंगे। इसमें कोई नई बात नहीं है। ठीक है, लेकिन ये तो मान लीजिए राजीव जी कि उनको फायदा दूसरी तरफ दिखाई दे रहा है। ये होता ही है। जब कुछ तो ऐसे होते हैं ना कि जो जहाँ सरकार होती वहाँ जाते हैं। हाँ। हमेशा उनका इतिहास रहा कि हमेशा पार्टी बदलते रहते, जिधर सरकार होती उस तरफ चल देते। तो 80% तो वो लोग हैं, 20% ये लोग हैं जो उस चुनाव में देखते हैं कि भाई हमें क्या हो सकता है, फ़ायदा मिल सकता है, उस हिसाब से जाते हैं। अब जहाँ जहाँ हमारी सरकार, वहाँ लोग ज्वाइन कर रहे हैं कांग्रेस को, वो भी तो दूसरों को छोड़ के। ठीक है, मतलब कम से कम इन नेताओं के हिसाब से। अब जो आपने देखा हो कर्नाटका में चुनाव था, हाँ। तो वो
बीजेपी के इतने बड़े नेता छोड़ के आए थे, है ना, वापस भी चले गए, वापस चले गए। क्यों आए थे छोड़ के, पूछा उनसे। और वापस क्यों चले गए? हैं, वापस क्यों चले गए? इसलिए चले गए कि उनको जो यहाँ उम्मीद थी शायद वो नहीं मिला होगा। तो नहीं राजीव जी, हवा का रुख किस तरफ बह रहा है? इन लोगों को लगता है बीजेपी की सरकार वापस आ रही है। नहीं, वो फायदा वही है। मौसम वैज्ञानिक सब नहीं होते हैं, वो कुछ लोग होते थे मौसम वैज्ञानिक। वो लालू जी ने रामविलास पासवान के लिए कहा था कि बहुत बड़ा मौसम, तो मतलब ये गलती कर रहे हैं सारे लोग। मेरे ख्याल से ये दौर है, इसमें होता है, ये लोग गलती करते, पर इन लोगों की छवि भी उसी हिसाब से खराब होती। इसलिए कोई नई बात नहीं, इसको बड़ी गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। दूसरे करोड़ों लोग हैं कांग्रेस के अंदर, 2, 4, 10, 5, है ना, 100, 200, 300 के जाने से कुछ नहीं होता। मीडिया में हाई राजीव जी, ये लोग जाएंगे और इनके जाने अच्छा, अभी भाजपा छोड़ के वीरेंद्र सिंह हरियाणा में शामिल हुए, वो आपको नहीं लगा? दुखे हैं, क्योंकि वहां लग रहा है कि हरियाणा में कांग्रेस जीत रही, हुड्डा जी वगैरह जो इस तरह की रैली हो रही है, तो उनको लगता है जीत रही, तो वहां निकली कोशिश कर रहे। तो ये है। और निजी फायदे के लिए अगर लोग जा रहे हैं राजीव जी, उसमें गलत क्या है? इन लोगों को लगता है कांग्रेस में भविष्य ही नहीं है। 52 सांसदों की पार्टी है, 3-4 राज्यों में सरकार रह गई और सरकार में वापस आने की कोई उम्मीद उनको दिख नहीं रही कांग्रेस पार्टी की। ये उनका अपना सोचना है। वक्त एक जैसा नहीं रहता, बदलता है। एक दौर है, इस दौर में लोगों को लग रहा है कल को दौर बदलेगा, फिर और नहीं बदला, फिर ये सब भाग के आएंगे। और नहीं बदला, आप देखना इनमें 90% लोग भाग के आएंगे। क्यों नहीं बदलेगा? दौर तो बदलने के लिए होता है, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। लगातार हार रहे राजीव जी कांग्रेस पार्टी चुनाव। कितने चुनाव 14 से लेकर अब तक? आपको पता है भारतीय जनता पार्टी कितने एमपी होते थे? 2। लगातार हारते थे, लेकिन डटे रहे ना अटल जी, अडवाणी जी। वो सींचते रहे पार्टी को, वक्त का इंतजार करते रहे। इसका सत्ता में अटल जी प्रधानमंत्री। आपको बिल्कुल फिक्र नहीं है राजीव जी, अगर इस बार भी हार गए तो राहुल गांधी का क्या होगा? देखिए, जो चुनाव का परिणाम जो आएगा वो उस समय हम टिप्पणी करेंगे। अभी से परिणाम की कमेटी, ये जो इफ और बट और क्या होगा, हाइपोथेटिकल, काल्पनिक, आगे क्या होगा, इस पे अच्छा, टिप्पणी कांग्रेस नहीं की इस हालत का जिम्मेदार कौन है, आप ये बताइए? क्योंकि आप तो गांधी परिवार के बड़े करीबी, कांग्रेस के इतने पुराने नेता, कहते हैं कि 10 जनपथ में आप उन गिने चुने लोगों में हैं जिनकी आवाजाही बिना अपॉइंटमेंट, बिना रोक टोक होती है। आप ही बताइए। ऐसा नहीं, सब अपार्टमेंट से जाते हैं। मैं कोई ऐसा बड़ा वहाँ पे नेता नहीं हूँ, लेकिन मैं ये बात आपको जरूर कहता हूँ कि हर पार्टी के साथ ही होता है, कोई नई बात नहीं। 77 में इंदिरा जी हारी थी, क्या हालत हुई थी, सब छोड़ गए थे। 90% कांग्रेस के वरिष्ठ नेता छोड़ के चले गए थे, अकेली इंदिरा जी खड़ी थी, और उस इंदिरा जी ने दोबारा पार्टी खड़ी कर दी। और इसके बाद वो समझ लो कि पूरे भारतवर्ष में उनका राज हो गया, 1-2 राज्यों को छोड़ के। तो जिम्मेदार कौन राज हो गया? देखिए, जिम्मेदार कोई नहीं होते, जिम्मेदार हम सब लोग हैं। राहुल गांधी नहीं है? नहीं, राहुल जी पे आप कहले क्यों डालने की कोशिश कर रहे हैं कि वो जिम्मेदार है? हम सब जिम्मेदार हैं, हमारी सबकी उतनी जिम्मेदारी बनती है। दौर है पर एक माहौल का दौर। हम 10 साल सत्ता में थे, 10 साल बाद लोगों ने हमें हटाया। ओके, अगर आप मिलीजुली जिम्मेदारी की बात करें तो क्या आप ये मानेंगे कांग्रेस पार्टी की इसी मिलीजुली लीडरशिप ने इंडिया गठबंधन का भी सत्यानाश कर दिया? आपको लग रहा है सत्यानाश? मेरे हिसाब से क्या सत्यानाश हुआ है बताइए। नीतीश कुमार चले गए, कांग्रेस को आज भी गाली दे रहे हैं कि हम कांग्रेस की वजह से छोड़ के गए। आम आदमी पार्टी जैसे से अगर हमारा अलायंस हो रहा, अगर हमारा अलायंस जो है लालू जी के साथ इंटैक्ट है, अगर हमारा इंटरेस्ट डीएमके से हो रहा है ना, ऐसे तमाम रीजनल क्षेत्रीय दल हैं जिनके साथ हमारा अलायंस है, तो आप सत्यानाश उसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि नीतीश कुमार कह रहे हैं और उन्होंने बनाया था गठबंधन। अच्छा, अब नीतीश और जयंत चौधरी, भगवान के लिए नीतीश कुमार को पैमाना मत बनाइए। जयंत चौधरी, अच्छा, उन्हीं के बारे में नीतीश कुमार बताइए। वो बीजेपी छोड़ के क्यों आए थे लालू के साथ पहले, फिर बीजेपी में क्यों गए थे, फिर लालू और कांग्रेस के साथ क्यों आए थे, फिर लालू कांग्रेस छोड़ के मोदी जी के साथ कैसे गए, और कितनी उन्होंने आलोचना मोदी जी की। अगर उनके बयान आप चला दो कि मैं जिंदगी में मर जाऊंगा लेकिन कभी भी भाजपा मोदी के साथ नहीं जाऊंगा, वो सब नहीं पूछ रहे हो आप। तो इनको नीतीश कुमार को पैमाना मत बनाइए। ओके, नीतीश कुमार की तो साख पूरी तरह गिर गई है, इसलिए वो पैमाना नहीं हो सकते हैं। ओके, तो बिहार में क्या होगा फिर इस बार? बिहार में मुझे लगता है कि तेजस्वी बहुत मजबूत नेता के रूप में उभरे हैं। ओके, और जयंत चौधरी क्यों चले गए आप कह रहे हैं? ये उनके विरोधी इस बात को मान रहे हैं कि तेजस्वी मजबूत नेता के रूप में उभरे, और तेजस्वी और कांग्रेस और लेफ्ट इन सब का गठबंधन वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करेगा। जयंत चौधरी क्यों चले गए राजीव जी? ये जयंत चौधरी से पूछो कि वो कब, ये क्या बात हुई? नीतीश का आप कह रहे हैं बार बार चले गए, उनकी विश्वसनीयता खत्म हो गई। जयंत जी पर आप बोलने में तैयार? चौधरी का अलायंस सपा से हुआ था, फिर उन्होंने सपा छोड़ के उधर चले गए, है ना। तो जयंत चौधरी से पूछिए कि वो भी क्यों इधर उधर जाते और ममता बनर्जी ने क्यों गठबंधन नहीं किया? जो है ना, ये इंडिया गठबंधन का सत्यानाश में क्यों कह रहा हूं? कम से कम कुछ दलों को तो ये समझाओ, आप तो पत्रकार हो,
कि पेंडुलम क्यों, घड़ी का बचपन से पेंडुलम ही देखा था उन्होंने क्या, कि वो घड़ी का जो पेंडुलम पहले चलता था कि वही इधर उधर इधर उधर इधर इशारा उधर। कर रहे हैं आप? मैं जो नाम आप ले रहे हैं इनके बारे में कह रहा हूं। नीतीश तो मान चाहे लिया, नीतीश- पलटूराम हो गए वो तो। चाहे नीतीश कुमार को, चाहे जयंत को भी समझाते हैं, जयंत को भी मैं समझाता हूँ कि बहुत ज्यादा पेंडुलम मत बनना, ठीक है एक आध बार तुमने कर लिया, बहुत ज्यादा मत बनना, बड़ा नुकसान होता है। उनका भी कई बार हो चुका हाँ, है। उससे और ममता बनर्जी, मैं सत्यानाश किस लिए कह रहा ममता हूं? बनर्जी कोई इंडिया गठबंधन से बाहर नहीं है। ममता बनर्जी जो है वो पूरी तरह से प्रबल रूप से भाजपा के विरोध में लड़ रही हैं, और वो जो भी उनकी सीट जैसे आएंगी इंडिया आपके विरोध में भी लड़ रही है? इंडिया गठबंधन के साथ ही रहेंगी, आ जाएंगी वो इसलिए उसको ये, हाँ वो तो इंडिया गठबंधन के साथ ही है, वो लड़ाई लड़ रही, सब कुछ है। वो ऐसा थोड़ा ना कि कोई भाजपा से मिल गई, जो नीतीश कुमार तो भाजपा से जाके मिल ओके। गए पांचवी छठी बार। सारे सर्वे राजीव जी कह रहे हैं बीजेपी आराम से जीत रही है, और 300 पार तो है ही, चाहे 370 400 ना वो हो। पता नहीं कौन सर्वे है सारे ये देखो, सर्वे पर मत जाओ, कई जगह पहले बार के सर्वे क्या हुए थे, तमाम राज्यों के सर्वे को क्या हुआ था, कितने सर्वे गलत निकले थे। तो इन सर्वे अब आप इंडिया शाइनिंग भी याद दिलाएंगे? इंडिया शाइनिंग में वाजपेयी जी के जमाने में तो था कि 300 पार वो भी कर रहे हैं, वाजपेयी जी के जमाने में याद है आपको, बिल्कुल मान के चल रहे थे प्रमोद महाजन जी। उन्होंने खुद, प्रमोद जी ने मुझसे कहा था कि यार 350 सीटें आ रही हैं, तुम कहाँ कांग्रेस में चले गए, तुम्हें तो यहीं रहना चाहिए था, ये वो, और बाद में हुआ। लेकिन एक व्यक्ति को पता था, उनसे हमारे बहुत घरेलू रिश्ते थे, अटल जी, उनको मालूम था, उन्होंने स्वयं मुझसे कहा, मैं एक बार उनके पास गया, कांग्रेस में था फिर भी उनके जाता था पुराने रिश्ते, तो प्रधानमंत्री आवास में उनके पास गया, तो मैंने कहा अब तो आप ही बन रहे हो, सब सर्वे बता रहे हैं, सारे सर्वे कह रहे हैं, अब कह रहे हैं सर्वे वगैरह को कहने दो, मैं नहीं बन रहा हूँ। मैंने कहा आप क्या बात कर रहे हो, आप ही बन रहे हो, सारे ओपिनियन पोल सर्वे ही करेंगे, आप ही आने सामने विपक्ष तो बिखरा हुआ पड़ा, कितना भी विपक्ष बिखरा हो, मैं नहीं बन रहा हूँ। मैंने कहा क्यों, मेरा राजयोग जो है काट दिया, 6 महीने पहले जो चुनाव कराया गया, 6-8 महीने पहले, वो गलत हो रहा। ये आपको बताया उन्होंने? उन्होंने खुद बताया कि ये राज जो है ये गलत हुआ, ये उसकी वजह से मैं अपनी पूरी, जिस ढंग से मेरी रणनीति में नहीं कर पाया। और वो फैसला किसका था जल्दी चुनाव कराने का राजीव जी? मेरे ख्याल से उस समय प्रमोद जी ने और इन लोगों का, देखो कोई अपना फैसला सब आदमी सोचता, प्रमोद जी के पास दूसरा फीडबैक था, ये जो सर्वे आप कह रहे हो नहीं सर्वे का, तो प्रमोद जी सर्वे के भरोसे गए। और अटल जी की अपनी अंतरात्मा पूजा पाठी व्यक्ति थे, आप मानते हो, हमेशा प्रधानमंत्री आवास में जिस आवास में गए उस शिवलिंग की स्थापना करते थे, रोज जल चढ़ाते थे वहाँ पे, तो उनको आभास था, उनको इस चीज़ का। पर मोदी जी तो 400 कह रहे हैं। तो मैं उसमें मोदी जी पर टिप्पणी नहीं करता, मैं मोदी जी 400 कह रहे हैं। हर एक को अपना अधिकार है अपना अनुमान लगाने का, अपना। आपका अनुमान क्या है? देखो मेरा अनुमान जो है उस हिसाब से इंडिया गठबंधन जो है बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रहा है, और बहुत अच्छे उससे जो है उसको सीटें प्राप्त। कांग्रेस की कितनी बढ़ जाएंगी राजीव जी? 52 से कितनी हो जाएंगी? मैं जोशी तो हूँ नहीं, लेकिन ये कि कांग्रेस की बहुत अच्छी सीटें आएंगी, और चुनाव के परिणाम जो है वो आश्चर्यजनक होने वाले हैं। आश्चर्यजनक। राजीव जी सब कह रहे हैं 52 से बढ़ भी जाएंगी, 70, 80, 100 और इससे ज्यादा क्या बढ़ेंगी? आपको लगता है राजीव जी कांग्रेस पार्टी को दोबारा खड़ा करने और जिंदा करने के लिए अब प्रियंका गांधी ही एकमात्र सहारा बचती है? उनका चेहरा अगर आगे किया जाए तो कांग्रेस को वही पुराने दिन दोबारा देखने को मिल सकते हैं। देखिए मेरा अपना मानना है कि गांधी परिवार का अपना एक महत्व है, और उस दृष्टि से जो तीनों चेहरे हैं हमारे लिए बहुत मजबूत हैं, चाहे सोनिया जी का हो, चाहे राहुल जी का हो, चाहे प्रियंका जी का हो, और ये अगर ज्वाइंट फेस रहते हैं चुनाव में तो उसका बहुत असर पड़ता है। ओके, पर प्रियंका का ट्रैक रिकॉर्ड तो उत्तर प्रदेश में राजीव जी काफ़ी खराब रहा, और आप भी यूपी से आते हैं। मैं आपको कहूँ कि राजस्थान के रेगिस्तान में चले जाओ और वहाँ पे सब्जियाँ उगा दो, फसल उगा दो, तो मुश्किल होगा ना। पहले तो आपको ज़मीन को जो है उपजाऊ बनाना पड़ेगा, उपजाऊ बनाने के बाद कुछ साल में फसल डालने लायक पहले एक किस्म की फसल पैदा होगी, है ना। रबी की फसल आने तक, रबी खरीद जायद 3 फसलें होती ना, तो पहले धीरे धीरे आपको करना पड़ेगा। इसलिए उनको तो एक बंजर खेती मिली थी जिसमें उन्होंने कोशिश की, काफ़ी उन्होंने पार्टी संगठन को खड़ा किया। अब उसके लिए उनको ये ब्लेम कर देना कि वो फेल हो गई, ये बिल्कुल सही नहीं है। सोनिया गांधी ने रिटायरमेंट की तरफ कदम आपके हिसाब से, आप तो जानते हैं, इतने करीब से उनको जानते हैं, क्यों बढ़ा दिए? क्या तबीयत है, उम्र है? लोकसभा छोड़कर, रायबरेली छोड़कर राज्यसभा क्यों चली? देखिए इतने साल उन्होंने कांग्रेस को सफल नेतृत्व दिया, और एक ऐसी स्थिति में कांग्रेस को संभाला जब बहुत बड़ा वैक्यूम था, कांग्रेस नीचे जा रही थी। जो आज आप बात कर रहे हो, उस समय भी वही हालत थी कि कांग्रेस खत्म हो रही। तब सोनिया जी आगे आई, उनका तो राजनीति मानने का मन नहीं था,
उनको तो तब भी जब राजीव जी की जो है मृत्यु हुई थी तो केसरी जी ने जाके टोपी उनके पाँव पे रख दी थी कि आप नेतृत्व इसका संभालें। उन्होंने मना कर दिया था कि मुझे नहीं आना। बाद में जब देखा कि कांग्रेस की स्थिति बहुत ख़राब हो गई तब उन्होंने लोगों का अनुरोध स्वीकार किया और वो लिया और उसको बहुत अच्छे ढंग से संचालित किया। 10 साल पार्टी को सत्ता में रखा। तब वो भी एक उम्र के लिहाज से, सब तरह के लिहाज से वो देख रहे हैं तो अभी कोई रिटायरमेंट नहीं ले लिया। राज्यसभा सदस्य हैं, कांग्रेस पार्लियामेंट्री पार्टी के अध्यक्ष हैं, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष पद से उन्होंने स्वयं हटे और खड़गे जी को वो जिम्मेदारी मिली वहाँ पे और वो जितना पार्टी हित में हो सकता है वो काम कर रही हैं। बाकी यह है कि वो मैं नहीं कहूँगा कि कोई रिटायरमेंट लिया। ओके राजीव जी, अगर 2009 के आसपास नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय स्तर पर उभर आते जैसे 14 में हुआ, उस समय क्या तगड़ी टक्कर होती? सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह एक तरफ, नरेंद्र मोदी इस तरफ। तो अडवाणी जी को आप क्यों कमा कर गए? अडवाणी जी ने उस समय अपने लिए कोशिश की थी तो वो नहीं हुआ। और मुझे लगता है कि जो काल्पनिक प्रश्न है कि ऐसा होता तो ऐसा होता, वैसा होता तो नहीं, क्योंकि उस समय सोनिया गांधी ने बहुत बढ़िया संभाला था यूपीए को। उस समय जो है मनमोहन सिंह और सोनिया आप जी मजबूत थे उस समय। इनका नेतृत्व जो है उन्होंने जो काम किए थे 2000 से 2009 के बीच में, उसका चाहे वो मनरेगा हो चाहे किसानों की कर्ज माफी, उसका बहुत बड़ा असर था। तो सामने कोई भी होता जीत इनकी होती। तो फिर क्यों हार गए राजीव जी? 9 तो जीते ना, 14 में आके वही एंटी इनकम्बेंसी जो 10 साल के इतनी एंटी इनकम्बेंसी के 44 पे आ गए। होती है, ऐसा नहीं है। लोगों का एक, अगर लोगों का भ्रम, लोगों को एक जो है अगर वो हो जाता है कि भाई अब इनको 10 साल मौका दे दिया, आप दूसरे को देंगे, तो फिर ऐसा होता है। नहीं, मुझे लगा आप मीडिया को जिम्मेदार बताएंगे कि इतने बड़े बड़े घोटालों का शोर मचाया हफ्तों, महीनों, सालों तक, उसमें निकला कुछ नहीं। और देखिए ये अरविंद केजरीवाल, अन्ना हजारे जो शोर मचा रहे थे। मीडिया से शोर मचवाया जाता है ना। आप बताओ 2G दमाद जी 2G से होता। आज 2G का फैसला क्या है इतने साल बाद? बेचारे मनमोहन सिंह ऐसे ईमानदार व्यक्ति को लोगों ने सत्ता से हटा दिया। क्या हुआ 2G में? पूरी तरह से आरोप गलत साबित हुआ। जितने आरोप लगाए गए सब गलत साबित हुए मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ, लेकिन उनको भ्रष्ट बता दिया और भ्रष्ट बता के जनता में ये बात पहुंचा के और उनको हटवा दिया। अब आज वो मनमोहन सिंह जी को आप सब कहते हैं नहीं सबसे ईमानदार। मनमोहन सिंह को भ्रष्ट नहीं बताया। मनमोहन सिंह के बारे में कहा गया इतने कमजोर प्रधानमंत्री थे, अपना गठबंधन नहीं संभाल पाए। मनमोहन सिंह सरकार को भ्रष्ट कहा गया ना, सरकार को भ्रष्ट कहा गया। तो फिर उस मनमोहन सिंह तो प्राइम मिनिस्टर थे ना चुनाव के, तो उनको हटा दिया लोगों ने। उन्होंने ही कहा था ना गठबंधन की मजबूरियां होती हैं। उन्होंने सरकार चली गई, लेकिन न 2G साबित हुआ। जितनी योजनाएं अच्छी जो आज भी सरकार ने अपनाई सब मनमोहन सिंह की तो है। लेकिन मनरेगा भी मनमोहन, यहाँ तक कि चंद्रयान वाला प्रोजेक्ट भी मनमोहन सिंह का दिया हुआ। जी, ये जो बैंकों में डायरेक्ट ट्रांसफर हो रहे गांव लोगों के पैसे जा रहे, ये भी मनमोहन सिंह की शुरुआत की हुई है। ये खाद्य सुरक्षा बिल जो 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया जाता है, राशन दिया जाता है, ये किसका? ये मनमोहन सिंह का बनाया कानून। सब काम तो मनमोहन सिंह के किए हुए, लेकिन गाली दे के आपने आरोप लगा के झूठे आरोपों के आधार पर उनको हटा दिया। अब सब अदालतों ने देख परख के कहा कि नहीं ये सब तो आरोप गलत नहीं। तो गठबंधन की मजबूरियों वाला उनका बयान याद है राजीव जी आपको भी? तो गठबंधन की मजबूरियों सब उसी चक्कर में मंत्रालयों में भ्रष्टाचार होता रहा। देखिए गठबंधन वो कुछ नहीं कर पाए। गठबंधन की जो मजबूरियां वाली बयान है वो आप ये देखिए ना कि अभी अब गठबंधन दोबारा बनाया, मोदी जी को भी सारे गठबंधन के दल छोड़ने पड़े। उन्होंने अकाली दल को छोड़ दिया, उन्होंने JDU को छोड़ दिया, उन्होंने जो दूसरे दल से AIDM को उसको सबको छोड़ दिया था। तो कुछ ना कुछ वजह तो होगी छोड़ा होगा, और फिर अपना चुनाव के वक्त लेना पड़ा उन्हें। क्यों छोड़ा था? आप सवाल पूछिए उनसे। मनमोहन सिंह का एक और बयान जो कि कांग्रेस की गले की फांस हमेशा बनता है राजीव जी, कि नेचुरल रिसोर्सेज पे पहला हक अल्पसंख्यकों का है। नहीं, ये गलत। आपको लगता है ये कि बयान गलत। कांग्रेस पार्टी को मुस्लिम पार्टी बीजेपी ने जो ब्रांड कर दिया उसमें ये इस बयान का भी बहुत, और ये बयान झूठा। मनमोहन सिंह जी ने कहा ही नहीं। दर्जनों बार इस बयान, उनका असली बयान दिखाया गया, लेकिन लोगों ने उसको बयान को ऐसा कर दिया कि वो मुसलमानों से जुड़ दिया। उन्होंने कभी इस तरह का बयान उस तरह का दिया, उनका बयान एकदम फर्क है। लेकिन यह है कि 100 बार एक झूठ बोला जाए, 100 बार एक बार झूठ बोला जाए तो वो जो है लोग उसको, आधे लोग तो सच मानने लगते हैं। ये बड़ा पुरानी कहावत है। तो ये बीजेपी ने यही पकड़ा हुआ कि 100 बार एक झूठ को बोलते चले जाओ, आधे लोग तो मान ही लेंगे। राजीव जी, आप तो गांधी परिवार के इतनी करीबी रहे। बीजेपी आरोप लगाती है कि कांग्रेस पार्टी में आज 2 गुट हैं, बल्कि 3 गुट हैं। एक राहुल गांधी का गुट है, एक प्रियंका गांधी का गुट है, एक और गुट है। क्या राहुल प्रियंका में वाकई बनती नहीं जैसा बीजेपी आरोप लगाती है? एकदम गलत बात है।
राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, ये 3 शरीर है, आत्मा एक है, इनमें कोई मतभेद नहीं है। ये उन लोगों की गलतफहमी है, वो एक उस स्वप्न में जी रहे हैं कि उनमें कोई मतभेद नहीं और न कोई गुट है। वो कहते हैं प्रियंका गांधी को जानबूझकर पीछे रखा जाता है, उनको आगे कर दिया गया होता तो कांग्रेस पार्टी की किस्मत बदल जाती। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई न पीछे रखा जाता न आगे रखा जाता, सब तीनों मिलके चलते हैं। राहुल गांधी कैसे आदमी है राजीव जी? ऐसा होता नहीं, जब ढोलक मड़ी होती तो बड़ी तारीफें होती हैं। तो इस समय बीजेपी की ढोलक मड़ी थी पिछले 10 साल से, तो बड़ी सब जो काम कर, वाह वाह क्या काम किया, ऐसा बढ़िया। तो पत्रकारों का पुराना ये, मैं तो खुद पत्रकार रहा हूँ, ये पुरानी एक पत्रकारों की आदत होती है कि जो है वो सफलता का बखान करना तो ऐसे करने लगेंगे कि सारा श्रेय उसको दे देंगे, और कोई असफल हो गया तो सारे जो है लात घूंसे उसी पे चला देंगे कि सारी गलती इसकी, कमियां निकाल देंगे। काम ही है पत्रकारों का। तो उस हिसाब से मीडिया का ये काम होता ही है कि जो असफल है उसकी बैंड बजाओ, जो सफलता अपने आप भी आ गई हो तो भी उसका ढिंडोरा पीटो। राहुल गांधी को गलत समझा गया क्या? कैसे आदमी है राजीव जी? आप तो इतने करीब से उन्हें जानते हैं। देखिए, मैं ये जानता हूँ कि एक तो बहुत उन्हें चीज़ों की जानकारी है, काफ़ी पढ़ते लिखते हैं और मेहनत बहुत करते हैं, मेहनती बहुत है। बाकी राजनीति में अगर सफलता न मिले तो ये ऐसा नहीं होता कि व्यक्ति जो है वो नाकाम नेता हो गया। हाँ, नाकाम हो गया, अक्षम हो गया, ऐसा नहीं है। और प्रियंका गांधी कैसी नेता है? दरअसल नेता के तौर पर उन्हें सब जानते हैं। देखिए, मछली के बच्चे को तैरना नहीं सिखाना पड़ता। इंदिरा जी की गोद में पले हैं, उनकी ट्रेनिंग है, चाहे राहुल जी हो चाहे प्रियंका जी हो। तो आप समझ लीजिए कि कितने, और राजीव जी के बच्चे हैं, तो निश्चित रूप से उन्हें जो है इस मामले में तो सक्षम ही। और आपने राजीव जी को भी देखा करीब से, सोनिया गांधी को भी देखा। बिल्कुल। तो राजीव जी की कोई ऐसी क्वालिटी है जो आपको दिखाई देती है? देखिए, राहुल गांधी में या प्रियंका में? राजीव जी एक नहीं, वो तो एक प्रगतिशील लीडर थे। आज अगर देश में आप मोबाइल पे सब देख रहे हो कि मोबाइल किसकी देन है? राजीव गांधी की। ये कंप्यूटर किसकी देन है जिसने करोड़ों लोगों को रोजगार दिया? आईटी सेक्टर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, सब राजीव गांधी की। टेक्नोलॉजी मिशन किसकी देन है? राजीव गांधी की। उनको तो टाइम नहीं मिला, 2.5 साल उन्होंने सिर्फ काम किया। 2.5 साल तो लड़ते रहे, लोग उनको तंग करते रहे, उन पर आरोप बोफोर्स। वो बोफोर्स भी बाद में हुआ कि तो बेकार था, गलत आरोप था, साबित ही नहीं हुआ कि उनकी जान चली गई, उन्हें सत्ता सटना पड़ा। तो ये जो झूठे प्रोपेगेंडा होते हैं उसमें कई बार लोग शिकार हो जाते हैं, जिसके राजीव गांधी भी शिकार हुए, मनमोहन सिंह भी शिकार हुए। तो राजीव जी में एक प्रोग्रेसिव और बहुत पॉजिटिव व्यक्ति थे। तो वो एक प्रगतिशील ढंग से उन्होंने सोचा इस देश की बेरोजगारी की समस्या को बहुत हल करने में राजीव गांधी का रोल है। और उनके जो लाए हुए तमाम जो कार्यक्रम थे, चाहे कंप्यूटराइज, कितना मजाक बनता था कि कंप्यूटरी छोकरा है, बेरोजगारी फैल जाएगी, सब काम कंप्यूटर करेगा, इंसान कोई काम ही नहीं कर पाएगा। इस तरह के आरोप जॉर्ज फर्नांडीज वगैरह सबने उनके ऊपर लगाए थे, उस समय की भाजपा ने लगाए थे। लेकिन राजीव गांधी ने कितना ज़बरदस्त काम किया था, उसका श्रेय देना चाहिए। तो उन बच्चों में भी वही जो है प्रगतिशीलता है और कैसे जो है देश को आगे ले जाना, इसकी क्षमता है। तो इन दोनों में जब आप अलग से मिलते हैं उनसे सार्वजनिक मंचों के अलावा, तो किस तरह के इंसान है ये? बहुत सहज है, बहुत प्यार से आपको मिलेंगे। अरे माने कैसे हो, क्या है, अच्छा ये बताओ, माने ये कैसे, सीखने की कोशिश करते हैं सामने वाले से। तो आपसे पूछेंगे कि कैसे मीडिया चलता क्या है, तो आप बिल्कुल सहज महसूस करेंगे, कोई आपको दिक्कत होगी नहीं, कोई ये नहीं होगा बोलिए तो मैं कुछ नहीं पता, मैं बताता हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। अब आपने मीडिया का जिक्र कर दिया, तो राजीव जी मीडिया के बारे में, आज के मीडिया के बारे में आपकी राय क्या है? क्योंकि आप तो पत्रकार रहे, आपने एक चैनल बनाया और अब आप नेता भी। हम खुल के राय दें, आप खुल के बताइए। प्रिंट मीडिया में था, प्रिंट के बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में है। मुझे एक बात बड़ी बुरी लगती है कि पत्रकार ही पत्रकार से लड़ रहे हैं, पत्रकार ही आपस में एक दूसरे की टोपी उछाल रहे हैं, और पत्रकार कभी मीडिया कवरेज का विषय बना ही नहीं। आजकल मीडिया कवरेज भयानक, पत्रकार मीडिया कवरेज, पत्रकार दूसरे पत्रकार के खिलाफ लिख रहे हैं सोशल मीडिया भी, तो कभी हुआ ही नहीं है। आपस में बैठ के कितना लड़ रहे हैं, लेकिन वो पॉलिटिशियन थोड़ा ना है, पब्लिकली लड़ रहे हैं। हाँ, वो तो जैसे पॉलिटिकल फिगरों, पॉलिटिशियन, ऐसे लड़ाई हो रही है। क्या टीवी मीडिया वाकई एक तरफा हो गया राजीव जी? जैसे गोदी मीडिया टीवी मीडिया बहुत ज्यादा इसमें कि होता क्या है कि आप पत्रकारों को एक्सपोज कर रहे हैं। ये काम जो पहले पत्रकार काम था, पॉलिटिशियन को एक्सपोज करना, ब्यूरोक्रेट्स को एक्सपोज करना, दूसरे लोग, अब पत्रकार को एक्सपोज कर रहा है।
तो जो ढकी छिपी होती थी वो खोल दे रहे हैं। तो ये है, तो ये पत्रकारों को सोचना चाहिए बैठ के कि अपनी टोपी क्यों छुलवा रहे हो। ये जो पत्रकारों की लड़ाई हो रही है, एक दूसरे को एक्सपोज कर रहे हैं, और ये वो जो है पहले कभी हुआ नहीं है। प्रिंट मीडिया में तो बिल्कुल नहीं होता। तो प्रिंट मीडिया की तो क्या साख होती थी कि अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस 200 पत्रकार बैठा और नेता ने कह दिया ऑफ द रिकॉर्ड, मैं ये बता रहा हूँ, तो कहीं छपता नहीं था। इसलिए भरोसे से नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी जो है, जो ऑफ द रिकॉर्ड बात होती तो बोलते थे। राजीव जी, आज बोल सकते हो, आज तो खबर ही नहीं देते। हाँ, आज कल सोर्सेज भी इसीलिए नहीं कि अगर वो विश्वास में कोई बात बताएं तो रिकॉर्ड करके चला देंगे, ये तो वो विश्वास खत्म हो गया। क्रेडिबिलिटी का एक साख का बहुत बड़ा संकट आ गया। पत्रकारों का जो एक्सेस इस सरकार में इंफॉर्मेशन, खबर, इसके लिए कम हुआ है, आपको लगता है गलत है? देखिए, बहुत पत्रकार को क्या होता है, उसको खबर चाहिए, वो खबर का भूखा होता है, जो उसकी ड्यूटी होती है। हाँ। तो उनको जैसे जब ये थे अटल जी, अडवाणी जी, तो बहुत पत्रकारों को खूब खबरें मिल जाती थी। पता कैबिनेट की लिस्ट बाद में आती थी, पहले पत्रकारों को पता चल जाती थी। बहुत ऐसे हैं। तो वो अब वो सब नहीं हो रहा। यहाँ पत्रकारों की वो एक्सेस है ही नहीं। भाई, जब आज तक 10 साल में एक इंटरव्यू पत्रकारों को नहीं मिला, जबकि हर प्रधानमंत्री कितने इंटरव्यू देते थे, है ना। तो जो है पत्रकारों की एक्सेस तो निश्चित रूप से लिमिटेड हो गई है। जो कि एक अच्छी बात है या गलत बात है, ये आप सोचिए। ये आपका काल, आप मेरे मुंह से क्यों कहलाना चाह रहे हैं? हमारे ज़माने में तो हम तो जो है खूब इंटरव्यू लेते थे, इंटरव्यू से ही मैं बना। आपने जो न्यूज़ 24 नाम का चैनल बनाया, संस्थापक थे आप, BAG फिल्म्स लिमिटेड, जिसने फिल्में बनाई, सीरियल बनाए, कई क्राइम शोज बनाए, बहुत सारे शोज बनाए, अलग अलग चैनलों के लिए बनाए, वो तो अलग बात है। लेकिन न्यूज़ चैनल जो बनाया, उसमें आपका दखल रहता है क्या राजीव जी? मेरा तो आप जानते हैं, आप तो यहाँ पे हैं, कि मेरा तो कोई दखल रहता नहीं। मैं तो एक शब्द, एक चीज़, कहीं कोई किसी किस्म का दखल नहीं देता हूँ, क्योंकि मेरा यहाँ जब मैं कुछ हूँ नहीं, चैनल के न बोर्ड पे हूँ, न चैनल में डायरेक्टर हूँ, न चैनल में कुछ हूँ, तो मेरी तो चलती नहीं है। समस्या ये है। अनुराधा जी मेरी सुनती नहीं बिल्कुल। चाहे लोगों को भर्ती नौकरी देने की बात हो या उसकी नीति का सवाल हो, या किसी उस पर बिल्कुल नहीं सुनती। और यही बात है, उन्होंने अपने भाई की भी नहीं सुनती। रविशंकर प्रसाद जो बीजेपी के बड़े नेता हैं। हाँ, ना उनकी सुनती ना मेरी सुनती है। तो मेरी चैनल में तो चलती नहीं, तो मुझसे कोई सिफारिश मत करवाना आगे। रविशंकर प्रसाद आपके साले हैं, आपके साले साहब। हाँ, कैसे रिश्ते हैं आपके? वो बीजेपी में, आप कांग्रेस में? हमारे रिश्ते सबसे अच्छे रहते हैं। कैसे हैं? दोस्त वाले रिश्ते हैं कैसे? नहीं, बहुत अच्छे रिश्ते हैं, उनसे भी अच्छे रिश्ते, सबसे अच्छे हैं। हाँ, क्या बातें होती भाजपा के नेता हो, चाहे सपा के नेता हो, चाहे नहीं, बसपा के रविशंकर जी से नेता हो, चाहे बताइए, कम्युनिस्ट हो। जब मिलते हैं तो कैसे, क्या बातें होती हैं? राजनीति के अलावा सारी बात होती अच्छा, राजनीति नहीं होती, फिर क्या गप मारते हैं? है। बहुत विषय हैं गप मारने के। भाई वो बिहारी हैं, आप यूपी वाले हैं, तो उससे क्या हुआ? वो तमिल तो बोलते नहीं हैं। हाँ। दोनों हिंदी बोलते हैं, तो जो है इसलिए जो कोई दिक्कत नहीं। मैंने ये सवाल इसलिए किया कि आप दखल देते हैं चैनल में या नहीं, क्योंकि हम पर न्यूज़ 24 पर अक्सर कुछ लोग ये आरोप लगाते हैं, क्योंकि राजीव शुक्ला कांग्रेस में वो सोशल मीडिया में वो मानते, इसीलिए कांग्रेसी सोशल मीडिया में कि ये देखिए, ये दिखा दिया, इसमें ये डाल दिया, ये राजीव शुक्ला का चैनल। अरे भाई, हमें तो पता भी नहीं चलता। जब वो हमें ट्वीट करके लिखते हैं कि आपने, तब मुझे पता चलता है कि ये खबर गई है। हाँ, मुझे तो न्यूज़ 24 में क्या खबर जा रही है ये भी नहीं पता होता। नाम से कोई पूछता है, ना मुझे जानकारी होती है, ना मेरी जानकारी लेने में कोई दिलचस्पी है। पर चैनल तो देखते हैं ना? चैनल देखते हैं, हमारा चैनल देखते हैं ना? हाँ, वो तो सब देखते हैं, मैं भी देखता हूं। और हमारा सोशल मीडिया भी हाँ, पूरी तरह फॉलो करते हैं ना? हाँ। ओके, ये चैनल शुरू करने का आइडिया कहाँ से आया था राजीव? आप तो पत्रकार थे, तो ये अचानक न्यूज़ चैनल खोलना है और इतना BAG फिल्म्स नाम की बड़ी कंपनी बनानी है, ये कैसे? देखिए, आप सब लोग, आप जैसे ही पत्रकार थे तब, और उन सब लोगों ने सलाह दे के, उस समय एक दौर था कि चैनल खोलना चाहिए, तब चैनल खोला। उसके पहले जो है स्टार न्यूज़, इन सब के लिए प्रोग्राम बनाए जाते थे। प्रोग्राम तो प्रोडक्शन कंपनी तो बहुत पहले से थी। हमारा रूबरू प्रोग्राम जो बहुत पॉपुलर हुआ, वो भी ये BAG फिल्म्स बनाती थी, और भी दूसरे दूरदर्शन के लिए भी तमाम सीरियल जो बनाए गए वो BAG फिल्म्स बनाती। तो इसमें तो ऑलरेडी थे। फिर हुआ कि एक न्यूज़ चैनल भी शुरू होना चाहिए, उस समय दौर था। तो जो पत्रकार साथी सब थे, उसमें सुप्री प्रसाद थे, अजीत अंजुम थे, तमाम लोग थे। सब लोगों ने मिलकर इस सलाह देके और ये चैनल तब लॉन्च हुआ था। ओके, राजीव जी, पत्रकारों का राजनीति में आना कितना सही है? बहुत सारे आए और उन पर ये आरोप लगे कि अगर राजनीति में आ गए, इसका मतलब जब आप पत्रकारिता कर रहे थे, आप अपने काम के साथ ईमानदारी से धर्म अपना नहीं निभा रहे। देखिए, बहुत आपने अच्छा प्रश्न किया।
इसके जवाब देना बड़ा ज़रूरी है। चाहे आज़ादी का आंदोलन हो, उसमें ज़्यादातर कौन थे? पत्रकार और वकील, जो अंग्रेज़ों से लड़ा, और वो राजनीति में आए बाद में। उसी तरह पत्रकार के राजनीति में आने पे कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन जिस दिन आपको लगे कि आपको राजनीति करनी है तो आप खुल के राजनीति में आओ। ये आप नहीं पत्रकारिता छोड़ दो, ये नहीं कर सकते। पत्रकार का मुखौटा पहने रहो और अंदर अंदर किसी दल और नेता को सपोर्ट करते रहो। वो आप अपने पाठकों और अपने दर्शकों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं, जो भयानक हो रही है आज के दौर में, कि लोग क्लोज हैं किसी राजनीतिक दल के, किसी नेता के हैं, और जो है पत्रकार बन के जो है वो सामने आके उनको सपोर्ट करते हैं और अपने को पत्रकार कहते रहते हैं। वो गलत है। वो दर्शकों को भी आप चीट कर रहे हैं, धोखाधड़ी कर रहे हैं और उनको भी गुमराह कर रहे हैं अपने पाठकों। कूलिंग ऑफ पीरियड होना चाहिए आपको लगता है? दर्शकों को कूलिंग ऑफ हो ना हो, कूलिंग ऑफ की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आपको है तो फिर ये छोड़ दो। दोनों नहीं चल सकते। जैसे मुझे राजनीति में आने का मन हुआ तो हमने पत्रकारिता छोड़ दी ना। ओके, आपको राजीव जी अजात शत्रु कहा जाता है। कहते हैं कि आपके कोई दुश्मन नहीं है और दोस्त सब पार्टी में है। इसकी वजह क्या है? इसकी दो वजह हैं। एक तो मैं पत्रकार रहा, इस पत्रकार के नाते मैंने हमेशा इस चीज़ का निर्वाह किया कि सबसे रिश्ते रखने, सबसे मिलना जुलना, किसी से कोई झगड़ा नहीं है, सबकी खबरें लेनी है ना। तो पत्रकार को सबसे मिलना जुलना होता है। ये तो होता नहीं कि मैं इस पार्टी के लोग हमारे से ये इनको हम मानते नहीं है तो हम इनके पास नहीं जाएंगे, तो हम सबसे रिश्ते रखते। तो वो पुराने रिश्ते हमारे सारे लोगों के हैं। फिर जब राजनीति में आए तो मैं संसदीय कार्य मंत्री हुआ। संसदीय कार्य मंत्री का काम ही होता है फ्लोर मैनेजमेंट, उसमें कि विपक्ष के साथ बहुत अच्छे रिश्ते रखो। और प्रणब मुखर्जी को एक तरह से मैं उस समय संसदीय कार्य मंत्री के रूप में उनको गुरु से मानता था। उन्होंने मुझसे कहा था कि सबसे सफल जो है संसदीय कार्य मंत्री होता है जो सत्ता पक्ष की कुर्सियों पर बैठने के बजाय विपक्ष के साथ ज़्यादा बैठा दिखाई दे, उनके साथ ज़्यादा उसका तालमेल ये होना चाहिए वहाँ पे। तो उससे हमारे रिश्ते बने, उन रिश्तों का निर्वाह करते हैं। और राजनीति में हमारा सभा में भाषण भी है कि राजनीति में कटुता का कोई स्थान नहीं है, शत्रुता का कोई स्थान नहीं, विचारधारा का मतभेद है और मुद्दों पर अलग अलग विचार हैं, उसकी लड़ाई है। दुश्मनी थोड़ा ना, शत्रुता थोड़ा ना। ओके। तो जब इतने दोस्त हैं आपके हर पार्टी में, कभी ऑफर आया आपको, अरे आप कांग्रेस में क्या कर रहे हैं, कांग्रेस की हालत देखिए, इधर आ जाइए? लेकिन मेरा सब जानते हैं कि भाई जहाँ है जिसके साथ है उसके साथ है, इसलिए इस तरह के ऑफर जो उन्हीं लोगों को दिए जाते हैं जिनके बारे में लोगों का आइडिया होता है कि ये वल्नरेबल है, ये वल्नरेबल है, हिल सकते हैं, डुल सकते हैं। इसलिए आप कभी कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे? हम तो कांग्रेस क्यों छोड़ेंगे, कि जरूरत कभी नहीं। हम तो कांग्रेस में आए थे, कोई हो गए 23-24 साल, तब से यहीं बैठे हैं। और बुरा टाइम अच्छा टाइम सब देख लिया पार्टी का आपने? वो होते ही दौर है, निकल जाएगा। हाँ, इंदिरा जी का इतना बड़ा राज था, इसका लगातार क्या अटल जी अडवाणी जी ने पार्टी छोड़ के भाग गए, क्या ज्वाइन कर लिया? राजीव जी चुनाव लड़ने का सोचा है कभी? अभी तक आप राज्यसभा में ही रहे हैं। हाँ, कभी सोचा है? वो हमारा जो पहला राज्यसभा का चुनाव था वो भी लोकसभा चुनाव जैसा था। वो कैसे? वो एक निर्दलीय जैसे था, है ना, तो वो बड़ा कठिन दौर था। तो वो मैंने तो अभी कभी मन में आता है कि नहीं एक बार जनता के बीच उतर के अपने आप को साबित जरूर करना है कि मैंने जो इतना कमाया है अपना नाम, वाकई जनता के बीच भी चुनाव अब जब आएगा मौका तो आपको कौन सी सीट से लड़ना चाहेंगे? अगर जब वो मौका आएगा तो आपको सूचित करें। अभी से सीट कहाँ से तय हो जाती है? हम कोई हाईकमान हम तय करते हैं सीट कौन सी है। नहीं, वैसे आप यूपी से आते हैं। हाँ, तो जब उस समय जब देखेंगे, अभी तो कोई चुनाव लड़ने का इरादा है नहीं। आप राजनीति में कैसे आए थे राजीव? चुनाव लड़ाने का काम करते हुए हिमाचल में चुनाव लड़ाने काम किया, हमारी जीत बहुत बढ़िया लड़ा है। तो लड़ाने का काम हम कर लेते हैं। अभी लड़ने का आगे, खिलाने का, लड़ाने का, पर्दे के पीछे। राजीव जी राजनीति में कैसे आए थे, कैसा आना हुआ था आपका? कहते हैं, सुनते हैं राजीव गांधी से आपके बड़े अच्छे रिश्ते थे और वहीं से नहीं, राजीव गांधी से हमारे बहुत अच्छे रिश्ते थे, पर राजीव जी विपक्ष में आए तो भी मैं उनसे हमारी मित्रता बरकरार रही। हमारे घर भी आते थे तो उनसे बहुत जो है अच्छे रिश्ते थे, लेकिन उस समय राजनीति में आने का कुछ ही नहीं था। फिर राजीव जी का देहांत हो गया, उसका तो और भी कोई मतलब नहीं था। नरसिम्हा राव जी थे और ये सबसे मिलना जुलना था। फिर हमारे मित्र नरेश अग्रवाल जी होते थे, उनकी लोकतांत्रिक कांग्रेस थी। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम राज्यसभा चुनाव लड़ जाओ हमारी पार्टी की तरफ से। मैंने कहा आपकी पार्टी के तो पूरे एमएलए भी नहीं। उनका नहीं लड़ जाओ, तो मैंने मना कर दिया। तो उन्होंने किसी को लड़ाया और वो जीत गए। फिर अगली बार फिर आए 2 साल बाद वो कि नहीं तुम्हें ये मौका, तुम लड़ो। महाराष्ट्र से? नहीं, यूपी से। पहला यूपी से 2000 में।
तो हम लड़ गए। अब जब कूद गए तब जाके वहाँ एहसास हुआ कि पूरे एमएलए नहीं तो बड़ा कठिन काम है। हाँ। ये दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। मुझे ऐसा लगा कि हम कूद गए थे। और शरद यादव से मिलते जुलते शरद यादव मुझसे कहा कि देखो अब जीत के आना, अगर हार के आए तो पत्थर बहुत पड़ेंगे। न तुम्हें मीडिया वापस स्वीकार करेगा और राजनीतिक दल तो बिल्कुल ही नहीं, तो इसलिए जीत के आना। तो हम हाईएस्ट वोट से जीत के आए, जो आज तक रिकॉर्ड ही टूटा नहीं यूपी का। 51-53 वोट मिले थे चुनाव में। सुषमा जी भी थी, राजनाथ सिंह, तो रिकॉर्ड आज तक टूटा नहीं। सब विधायकों ने, सबने मदद की थी उस समय। उनके नाम नहीं लूंगा, जिन जिन दूसरी पार्टी के लोगों ने मदद की। आपने तो लॉ भी किया ना राजीव? लॉ किया, MA LLB। तो आप तो वकील भी हुए, पर वकालत करने का सोचा नहीं कभी? करने का नहीं सोचा नहीं कभी भी? नहीं, कभी नहीं। आप पत्रकार बन गए और उसके बाद आपने इंटरव्यूज बहुत ऐसे ऐसे किए राजीव जी, बड़े बड़े लोगों के देश और दुनिया में, जो खूब वायरल हुए। आज तक उनकी क्लिप्स वायरल हो जाती हैं। सबसे अच्छा इंटरव्यू, सबसे बड़ा इंटरव्यू, सबसे दिलचस्प इंटरव्यू आपका कौन सा रहा? देखिए बहुत लोगों के इंटरव्यू है। मुझे ऐसा लगता है कि जो जिन इंटरव्यूज़ की चर्चा होती है बहुत ज़्यादा, मैं देखता हूँ सोशल मीडिया पर। मोदी जी का इंटरव्यू, सब मोदी जी विधायक भी नहीं थे, पार्टी में थे जब उनका इंटरव्यू किया था। और अपने बीजी फिल्म्स के मालवीय नगर में तब ऑफिस होता था, उसी में आके इंटरव्यू हुआ था, जो स्टूडियो छोटा सा होता था वहाँ पे। तो क्यों सोचा आपने इनका इंटरव्यू करना चाहिए? इसलिए क्या कि उस समय मुझे लगा कि सबसे ज़्यादा सक्रिय संगठन में, प्रॉमिसिंग लगे आप? हाँ, सक्रिय संगठन में वही है सबसे ज़्यादा। और उस समय उनका इंटरव्यू किया गया। उस समय शायद उतनी व्यूअरशिप नहीं होगी, बाद में देखे कितने लोगों ने उस इंटरव्यू का आज तक चलाया जाता है। बाल ठाकरे साहब का इंटरव्यू बहुत मशहूर होता है। अटल जी का इंटरव्यू जिसमें उन्होंने तमाम बातें कही थी, वो बड़ा मशहूर होता है। और जो है ये सोनिया जी का पहला हिंदी इंटरव्यू, वो भी मैंने किया था। दलाई लामा का इंटरव्यू, राष्ट्रपति कभी कोई इंटरव्यू नहीं देते थे, इसके पहले परंपरा थी। मैंने उस परंपरा को तोड़ के KR नारायण साहब का इंटरव्यू किया था, पहले राष्ट्रपति का इंटरव्यू जिन्होंने इंटरव्यू दिया मीडिया में, राष्ट्रपति इंटरव्यू नहीं दिया। बेनजीर भुट्टो का इंटरव्यू बड़ा ज़बरदस्त। उस बेनजीर के इंटरव्यू से मुझे लगा कि वो एक नेता के अंदर झूठ भी कॉन्फिडेंस से बोलने की हिम्मत होनी चाहिए, जो उनमें थी। कि कितने उससे जो है वो, जिस तरह से उन्होंने अपने पति को डिफेंड किया था, आसिफ अली जरदारी को, कमाल था वो। नवाज शरीफ का इंटरव्यू किया था, तो ओवरसीज जाके इंटरव्यू करना बाहर विदेश में, तो ये सारे काम हुए थे। तो वो कई इंटरव्यू ऐसे हैं जिनकी काफ़ी चर्चा रही। आज लता मंगेशकर का इंटरव्यू आज तक भी जबरदस्त है उसको। आज अगर आपको मौका मिले किसका इंटरव्यू करना चाहेंगे राजीव जी? आज अगर मौका मिले किसका इंटरव्यू करना चाहेंगे? जो बाइडेन का, ट्रंप का। अगर मान लीजिए आपको राहुल गांधी का अच्छा नरेंद्र मोदी जी का इंटरव्यू फिर से करने का मौका मिले, राजीव जी क्या पूछेंगे उनसे? अरे तो अगर इंटरव्यू दें वो तो हमारे पास सवालों का तो भंडार है। तो मतलब ये मान लें कि अब राजीव जी के मन में कभी कभी वो इच्छा दोबारा से जागती है, जब इंटरव्यूज देखते हैं, चाय वाला इंटरव्यू देखते होंगे तो लगता होगा यार काश मैं भी ऐसा कोई शो दोबारा शुरू करूं। पुराने दिन याद आते होंगे राजीव जी को? नहीं, देखिए निश्चित रूप से आते हैं। जो आप काम शुरू से कर रहे हो तो उस काम में आपकी दिलचस्पी तो रहती है और उसका एक सेगमेंट हो सकता है। हम राजनीतिक लोगों के इंटरव्यू नहीं करते हैं क्योंकि हमें कोई अधिकार नहीं है, हमें कोई उनको सवाल करने का अधिकार नहीं है। जब हम खुद राजनीति में हैं तो हम उनसे प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं, इसलिए मैंने वो बंद किया कि हमें कोई उनको सवाल क्वेश्चन करने। लेकिन जो राजनीति से इतर लोग हैं उनके तो हम कर ही सकते हैं, चाहे फिल्म स्टार हो, चाहे क्रिकेटर हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे दूसरे लोगों में फेमस हो, जो NGO मतलब इस तरह से समाज सेवी हो, उन सब के इंटरव्यू तो कर सकते हैं। लेकिन अब कौन इस चक्कर में पड़े? कांशीराम का आप आ गए हो तब कौन, मैं क्यों ऐसे करूँ इंटरव्यू? कांशीराम का इंटरव्यू बड़ा वायरल होता है। हाँ, कांशीराम क्या हुआ था उसमें इंटरव्यू में? वो तार तोड़ के भागे थे क्योंकि उन्होंने एक बयान दिया था कि वहाँ शौचालय बनाना चाहिए अयोध्या में, हाँ। है ना? तो आपने पूछ लिया वो सवाल? पूछा तो नाराज हो गए, उसमें उन्होंने तार तोड़। तो फिर क्या किया आपने? नहीं कुछ नहीं, फिर बाद में बात कर लेते हैं तो मान हो जाता है। झगड़ा किसी थोड़ा। और फिर मायावती जी का भी इंटरव्यू किया? मायावती से प्रश्न किया था मैंने, कहा कांशीराम साहब का क्या रिश्ता है? इतना बढ़िया जवाब उन्होंने दिया था उसका। लोग तरह तरह की बातें कर, उन्होंने कहा गुरु और शिष्या का रिश्ता। वो नाराज, जबकि सवाल बहुत तीखा था। हाँ बहुत तीखा था, लेकिन उन्होंने कहा था हमारा उनका गुरु और शिष्या का रिश्ता, कभी नाराज नहीं। आजकल तो राजीव जी सोशल मीडिया पर कोई भी इंटरव्यू करिए, कोई भी सवाल करिए, ऐसी ट्रोलिंग होने लगती है। अगर आपने
तीखा सवाल नहीं किया, कोई सॉफ्ट सवाल पूछ लिया। ट्रोलिंग वाले क्या नोटिफिकेशन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? हाँ, नोटिफिकेशन आता है। उनको पढ़ने नहीं चाहिए। हमारे भूपेश बघेल जी कहते हैं कि हम तो वो पढ़ते नहीं, वरना रात में नींद ना आए। क्योंकि तमाम लोग बैठे हैं, वो दुनिया भर का कुछ भी पर लिखते आपकी हैं। राय इस पर क्या है? ये इस पे मेरी राय है कि नहीं, जैसे मान लीजिए देश- आपने कोई सॉफ्ट सवाल पूछ लिया तो कहते हैं बिका हुआ इंटरव्यू है, इंटरव्यू करना है तो ऐसा करो जैसे करण थापर ने मोदी जी का किया था और मोदी जी पानी पीकर इंटरव्यू छोड़ के चले गए थे। पहले लोगों के हाथ में अपनी जो है वो क्या बोलते हैं, विचार देने की या अपनी भावना प्रकट करने के लिए कोई उनके पास हथियार नहीं था। अखबार थे या टीवी था। अब सबके हाथ में एक एक हथियार आ गया जिस पे लिखते रहो, जो मन में है सो लिख दो। कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई पूछताछ नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं है, तो जिसके जो मन में आता लिखते। तो ये वो है। मैं कहीं पढ़ रहा था कि आप संसद में इसीलिए गए, आपने इसलिए ठाना क्योंकि आपको सेंट्रल हॉल में एंट्री नहीं मिलती थी। नहीं, सेंट्रल हॉल का रूल था कि 25-17 आपने क्यों, और डेली पेपर में काम करता हूँ। बाकी मैगजीन वालों के था कि हफ्ते में 2 दिन का पास बनता था, ऐसे एक सेशन में शायद 2 दिन का ऐसा। तो वो तो था ही भाई, एक पत्रकार के नाते सेंट्रल हॉल से लोगों को बड़ी खबरें मिलती थी, तो सबको चाव रहता था, मुझे भी रहता था। तो मैंने कहा कि इस समस्या के एक ही समाधान है, खुद ही MP बन जाओ। मनमोहन सिंह का आप बड़ा अच्छा किस्सा सुनाते हैं एक, जो आपने अक्सर मुझे पहले भी सुनाया है, यहाँ भी सुना दीजिए, पाकिस्तान वाला। कौन सा? जब पाकिस्तान गए थे। नहीं, मनमोहन सिंह जी तो पाकिस्तान नहीं गए ना कभी। जाना चाह रहे थे वो। हाँ, वो मैं उनके अंडर में मिनिस्टर था, तो बैठ के कई बार अक्सर बात होती थी। तो मैं पाकिस्तान से लौटा था, एक डेलीगेशन में गया था वहाँ से आके, तो मेरा वहाँ गुरु नानक देव जी की जो गांव था जहाँ वो पैदा हुए, तो वहाँ भी मैं गया था, ननकाना साहब। तो वहाँ पे मत्था टेकने गया था वहाँ सब। तो वहाँ जो सिख लोग रहते हैं, वो पाकिस्तानी नागरिक हैं, वो सब मिले आके, उन्होंने अपनी अपनी समस्याएं बताई। किसी ने वीज़ा की समस्या, किसी ने, वो मैंने आके मनमोहन सिंह जी को बताया। तो उसी में बातचीत वो भावुक हो गए और उन्होंने कहा कि मेरा ही बड़ा मन है कि प्रधानमंत्री रहते हुए एक बार अपने गाँव के आऊँ। तो मैंने कहा कि सर क्या गाँव में क्या देखना आपको? कहले मैं अपना स्कूल देखना चाहता हूँ जहाँ मैं कक्षा 4 तक पढ़ा था। उसके बाद मैं चकवाल आ गया था क्योंकि दंगे हो गए थे। फिर मैं वहाँ चला गया था पढ़ने पेशावर, वहाँ पढ़ते थे। जब हाई स्कूल पेशावर से कर रहे थे तब पार्टीशन के हुआ और उन्हें छोड़ के जो है पहले हल्द्वानी गए, उनके पिताजी छोड़ के आए परिवार को एक मित्र के यहाँ। फिर बाद में लोग अमृतसर में मजीद मंडी में आके रहने लगे वहाँ पे। तो मैंने कहा कि आपका घर? कहने मेरा घर तो वहाँ ख़त्म हो गया। कल मैं पाकिस्तान, मैंने कहा आप गए कभी? कहने एक बार बस गया था जब मैं IMF या वर्ल्ड बैंक में था। तो मेरा एक पाकिस्तानी दोस्त भी हमारे साथ था जो वहाँ का वित्त मंत्री बाद में बना, तो उसने इनवाइट किया था, लेकिन अपने गांव नहीं गया। मैं जो हूँ वो उस बैसाखी में जिस गुरुद्वारे में जाता था वहाँ गया, और रावलपिंडी में जिस किताब की दुकान पे जाता था सब जगह वहाँ गया। नॉस्टैल्जिक हो रहे थे। तो उन्हें अपने गाँव इसलिए नहीं गए कि मेरी माँ का निधन हो गया था जब मैं मतलब कुछ महीनों का था। तो जो है वो मुझे मेरे दादा दादी ने पाला था। और जब पार्टीशन हो रहा था तो गांव के बुजुर्गों की बैठक हुई, तो उसमें युवाओं ने हमला कर दिया जिसमें हमारे दादा मारे गए। तो उनका एक दुख था। और हमारी दादी को, जो वहाँ युवा मुस्लिम थे, उन्होंने दादा को मारा और दादी को मुस्लिम परिवार नहीं बचाया। तो ऐसे 50 किस्से है ना। तो दादी बच गई और दादा चले गए। तो इस दुख में उनकी याद आ जाती इसलिए। लेकिन अब मेरा मन है कि एक बार जाके मैं गांव देख के आऊँ। लेकिन उनका बाद में प्रधानमंत्री से हट गए, माहौल ऐसा था नहीं जो वो जाते वहाँ पे, तो वो जा नहीं पाए। ये बात उन्होंने बताई थी मुझे। ओके, नरसिम्हा राव का भी आप बड़ा दिलचस्प किस्सा सुनाते हैं जब वो स्पेनिश में जवाब दे रहे थे। हाँ, एक बार उनके साथ मैं स्पेन गया था। हाँ। पत्रकार के नाते। जब वो PM थे। PM थे जी। हाँ, PM के साथ तो जाते थे तमाम। अब बंद हो गया, पहले पत्रकार प्राइम मिनिस्टर के साथ जाते थे। हाँ। उन्हीं के जहाज में। राजीव जी के साथ मैं कुछ 27 बार गया हूँगा। अटल जी के साथ गया, नरसिम्हा राव जी के साथ गया, ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति थे तो उनके साथ गया, तमाम राष्ट्रपति उनके साथ। फिर MP बन के कई जगह कई बार। तो वो जो है, जो वहाँ जो पत्रकार थे, वो एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर है, तो उन्होंने इंग्लिश में सवाल उनसे स्पेनिश जर्नलिस्ट ने पूछा और नरसिम्हा राव जी ने स्पेनिश में जवाब देना शुरू कर दिया। वो एकदम से अवाक रह गए, इतने खुश हो गए, पूछो मत। ये उनका हुनर था कि नरसिम्हा राव, स्पेनिश आती थी उनको, उन्हें 9 भाषाएं आती थी। विद्वान तो बहुत थे, चाणक्य उन्हें कहा जाता था। वो मराठी बोलते थे, तेलुगु तो थे ही, तेलुगु बोलते थे, मराठी बोलते थे, आपका जो है ये
बंगला भी समझते थे, हिंदी बहुत अच्छी थी, संस्कृत तो अच्छी आपने थी, तो इनका इंग्लिश अच्छी रिश्ता थी। आपने तो रिश्ता करीब से देखा है ना नरसिम्हा राव का और मनमोहन सिंह का उस समय। हाँ मनमोहन सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया। हाँ, लेकिन वो जो फाइनेंस मिनिस्टर उनको बनाया वो सोनिया जी का सुझाव दिया है। ये लोगों को गलत फहमी है कि नरसिम्हा राव जी मनमोहन सिंह को खोज के लाए थे। ये सोनिया जी ने सुझाव दिया था। मनमोहन सिंह जी को इंदिरा जी लाई थी। वो तो बड़ी मुश्किल संघर्ष से मनमोहन सिंह जी पढ़े थे, और एक्चुअली तो मनमोहन सिंह जी ने एक बार ये तय किया कि वो जो है अब पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे। हाई स्कूल के बाद पिताजी की दुकान थी, छोटी सी किराने की दुकान अमृतसर में, इसी में बैठेंगे। लेकिन शायद पिताजी नौकर को ज़्यादा महत्व देते थे उनसे कम, तो फिर वापस ही पढ़ाई पे चले गए छोड़ के। तकदीर ऐसे जो है किस्मत लेके जाती है। Okay. फिर पढ़ाई में गए, टॉप किया, फिर होशियारपुर यूनिवर्सिटी में टॉप किया, वहाँ से जो है कैम्ब्रिज में जाने का मौका मिल गया है। वहाँ से फिर वो जब आए तो वो इसके बाद वहाँ होशियारपुर यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ाया। वहाँ से फिर आई मैं वर्ल्ड बैंक सब जगह, और नतीजा ये हुआ कि उनको फिर इंदिरा जी यहाँ पे लाई फाइनेंस मिनिस्ट्री, वहाँ से होते होते और वो जो है तमाम पदों पर रहते हुए RBI के गवर्नर भी सब रहे। तो सोनिया जी ने सजेस्ट किया था कि फाइनेंस मिनिस्टर आप जो है Okay. इनको बनाइए, तो उस हिसाब से वो बनाया गया। आपने और गांधी बहुत- परिवार को इतने करीब से देखा है, कुछ विवाद भी हुए हैं गांधी परिवार में राजीव जी, जैसे जब मेनका गांधी और इंदिरा गांधी की लड़ाई हुई थी, क्या उसकी कुछ आपके पास? नहीं, वो बहुत पहले की 83 की बात है, संजय जी के मरने के बाद। हाँ, 82 तब आप पत्रकारिता में थे? पत्रकारिता में हम तो शुरुआत भी हो गई कानपुर में थे, हम यहाँ नहीं थे। लेकिन अखबारों में तो बहुत आता था, हम टेलीप्रिंटर पे देखते थे। बाद में आपने कुछ सुना हो जब आप करीब हो गए गांधी परिवार? अरे वो तो एक था दोनों में, इंदिरा जी और उनकी नहीं बनी हमेशा जो है। तो इन परिवारों में उसके बाद से कोई संपर्क नहीं है? नहीं, संपर्क हुए कई बार, लेकिन जो है एक हमेशा के लिए एक रिश्ते तो अलग अलग हो गए ना। नहीं, मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि हाल में जब वरुण गांधी का टिकट काटा गया पीलीभीत से, तब चर्चा चल रही थी कि कांग्रेस पार्टी उन्हें अमेठी से या रायबरेली से उतारने की सोच रही है और संपर्क में है दोनों परिवार। देखिए, ये तो अगर दोनों आपस में संपर्क हो तो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ऐसा कोई प्रस्ताव कहीं है नहीं। बिल क्लिंटन वाला भी कोई किस्सा था राजीव जी, आपने सुनाया था? मैं आपका एक इंटरव्यू देख रहा था अभी। नहीं, बिल क्लिंटन, वो जब अटल जी, हाँ, लोग कहते हैं कि आज मतलब कि अब भारत के प्रधानमंत्री को सम्मान मिल रहा है, अमेरिका के राष्ट्रपति सम्मान देते हैं आजकल के जो। मैं तो आपको पुराना बता रहा हूँ कि पहले तो बहुत ज़्यादा था। नेहरू जी को जो अमेरिकन राष्ट्रपति कैनेडी थे, वो अपने फार्म हाउस पे छुट्टियाँ बिताने के लिए ले जाते थे। वो बाकायदे उनका रोड शो होता था अमेरिका में, आपने देखा, उनके पुरानी क्लिपिंग निकालोगे, दोनों तरफ भीड़ इकट्ठी है उनके फार्म हाउस पे छुट्टियाँ। और लिंडन जॉनसन जो थे, वो तो इंदिरा जी से मिलने, खुद राष्ट्रपति थे, इंदिरा जी से मिलने जो भारतीय दूतावास था उसमें मिलने आते थे, भारतीय राजदूत के घर पे इंदिरा जी से मिलने के लिए। और एक बार तो ऐसा किस्सा हुआ कि लंच पे वो मिलने आए इंदिरा जी को, भारतीय राजदूत के घर पे जहाँ इंदिरा जी ठहरी थी वहाँ पे, और बैठ के बात करते रहे। सोचो कि 12 बजे के आए हुए, शाम 7:30 बजे तक बात करते रहे, 7.5 घंटा। वो जॉनसन उठ ही नहीं रहे थे। अब इंदिरा जी ने 7:30 से बुलाया हुआ था उपराष्ट्रपति को डिनर पे, लंच था राष्ट्रपति के ऑनर में और उपराष्ट्रपति के ऑनर में जो है डिनर था। अब समस्या पैदा हुई कि राष्ट्रपति जब उठ ही नहीं रहे तो उपराष्ट्रपति का डिनर कैसे हो। तो फिर वो इनविटेशन चेंज किया गया, जिसमें द डिनर इन ऑनर ऑफ US प्रेसिडेंट इन प्रेजेंस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये किया गया। तो ये तो हाल थे जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी की राष्ट्रपति खुद मिलने आते थे उनसे। और ये मैं उन्हें, आप कैथरीन फ्रैंक की किताब पढ़ दीजिए, उसमें लिखा हुआ, जो अमेरिकन राइटर है, मशहूर राइटर, उन्होंने लिखी ये बात। ओके, अब तो ये, और उसके बाद तमाम प्रधानमंत्री, हाँ ये जरूरी कि मैं नरसिम्हा राव जी के साथ एक बार गया था, तो उसमें लॉटरी निकली कि भाई सिर्फ जो है 2 पत्रकार जा सकते हैं अंदर ओवल रूम में। ओवल रूम बहुत छोटा है वहाँ पे, तो 2 पत्रकार प्राइम मिनिस्टर के साथ जा, लॉटरी निकली, उसमें मेरा नाम निकला। तो मुझे ओवल रूम जाने का मौका मिल गया। तो क्लिंटन और नरसिम्हा राव जी अगल बगल बैठे हो, क्या बात होती, मैंने पहली बार अनुभव किया कि राष्ट्रीय नेताओं की क्या बात होती। लेकिन निश्चित रूप से मैंने देखा कि वो जो है उस समय जो है वो दोनों की उम्र
दोनों की इसमें बड़ा फर्क था। तो वो एक बात थी कि वो अच्छा। और कोई ऐसे मुद्दे भी नहीं थे। फिर वही क्लिंटन को मैंने देखा जब अटल जी के साथ मैं गया, हाँ। तो उन्होंने व्हाइट हाउस में जो है डिनर दिया था, और व्हाइट हाउस के लॉन में बहुत कम डिनर होते हैं, तो उन्होंने लॉन में डिनर दी। इसमें सिर्फ चाइनीज़ प्रेसिडेंट के लिए हुआ था, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर के लिए हुआ था, बाकी सब तो अंदर होते हैं। उस क्योंकि बड़ा डिनर होता है तो बाहर लॉन में बाकायदे लगा के दिया जाता, तो वहाँ पे दिया था। तो उनकी वाजपेयी जी के घुटने उन दिनों बहुत दर्द था, वो बाकायदे इंजेक्शन लेके ही चलते थे। तो अटल क्लिंटन बराबर उन्हें उठाना, सहारा देना, पूरा ये जैसे कि एक बुजुर्ग को जो सम्मान दिया जाता है उस तरह से कर रहे थे। लेकिन उस दिन यह है कि बाद में फिर वाजपेयी जी चले गए, हम सब लोग वहीं अंदर व्हाइट हाउस में जो है जो उनका होता है, उसके बाद जो है वो हाँ लोग ये करते हैं डांस वगैरह, क्लिंटन वगैरह डांस कर रहे। तो उस दिन भारतीय सब घुसे। तो मैंने कहा देखो अब ये जान लो, अब आज से इस व्हाइट हाउस में बटर चिकन कड़ी पकौड़ा है इसकी जो है एंट्री हो गई। अब हिंदुस्तानियों को नहीं निकाल पाएगा व्हाइट हाउस। अब यहाँ अब इंडियन एंट्री ले गए, अब जूस पीछे होंगे इंडियन। आज देखो यूएस एडमिनिस्ट्रेशन में कितने भारतीय। हाँ सही बात। अब मुझे ये बताइए राजीव जी, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन हो, आप बीसीसीआई में 33 साल हो गए आपको? 33 साल। 33 साल से बीसीसीआई में कोई भी प्रेसिडेंट हो, किसी का भी कब्जा हो, आप वहां कैसे बने रहते हैं? नहीं, मैं ऐसे बना रहता हूँ क्योंकि मैं कोई लड़ाई झगड़े नहीं करता हूँ, और जो भी संस्था में जो आता है जीत के या जिस तबियत होता है तो सहयोग करके बीसीसीआई संस्था को बढ़ाना, क्रिकेट को बढ़ाना, इसी पे लगता हूँ। बस इसमें मैं लड़ाई झगड़ा विरोध करना ये सारे नेता बैठे हैं उसमें, ये हमारे स्वभाव सारे नेता क्यों बैठे हैं? नहीं, सारे नेता कहाँ हैं? रोजर बिन्नी नेता है, अब आए हैं वो तो लोढ़ा कमेटी की सिफारिश के बाद। चलो सौरव गांगुली नेता है? हाँ नहीं है। हाँ तो फिर हाँ बहुत सारे नेता हैं। नहीं तो नेता सारी एसोसिएशंस जो है राज्यों की, वहां नेताओं ने कब्जा किया हुआ है, इसीलिए बीसीसीआई वही चलाते हैं। नेता किसी दूसरे लोग से आते हैं क्या? कल आप भी नेता हो सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि किसी दूसरे लोग से आते हैं नेता। मैं तो बैंकों के भी स्टैट्यूट के खिलाफ हूं कि पॉलिटिकली एक्सपोज पर्सन को लोन नहीं देंगे, तो वे ब्यूरोक्रेटिकली एक्सपोज पर्सन को भी क्यों लोन देना चाहिए? फिर दूसरे जो क्षेत्रों में लोग उनको भी नहीं देना चाहिए। ये क्या बात हुई? आप इंडिविजुअल पे जाइए कि इंडिविजुअल का कंडक्ट क्या है, उसका व्यवहार क्या है, उसकी क्या साख है, उसकी क्या क्षमता है। आप एक पूरे सेगमेंट को नकार दें तो नेता क्यों नहीं? आप देखो माधवराव सिंधिया ने कितना अच्छा काम किया बीसीसीआई में, शरद पवार ने कितना अच्छा काम किया। आज बीसीसीआई के जो हेडक्वार्टर ये सब बना है, और वानखेड़े साहब मिनिस्टर होते थे वहाँ, कितना ज़बरदस्त काम किया उन्होंने। तो निश्चित रूप से एक महती भूमिका है। बीसीसीआई के बारे में कहा जाता है नेता, ब्यूरोक्रेट और कुछ इंडस्ट्रीज ने वहां बैठकर अपना एक क्लब बना लिया है, और जो बीसीसीआई की कमाई होती है उस पर ऐश करते हैं, घूमते हैं दुनिया, सारे मैच देखते हैं, 5 स्टार होटलों में रहते हैं और खूब पैसा बनाते हैं। देखिए ये सब जो है ना अफवाहें हैं, जिनको पता नहीं कि बीसीसीआई अंदर से स्ट्रक्चर क्या है, उसका ढांचा क्या है, उसकी प्रक्रिया क्या है, वो इस तरह की बातें करते हैं। बीसीसीआई में कोई एडमिनिस्ट्रेटर कोई पैसा नहीं बना सकता। उसको सिर्फ जो है आने जाने की खर्चा मिलता है, टिकट और होटल मिलता है, बाकी उसको कोई पेमेंट, कोई सैलरी नहीं होती, कोई पेमेंट नहीं, कोई पैसा बना ही नहीं सकता। पैसा जो खर्च होता है वो जो है स्टेडियम बनाने में, खिलाड़ियों पे और क्रिकेट संचालित करने में पैसा खर्च होता है, वो पैसा जो है, और जो वहाँ स्टाफ है उसकी तनख्वाह पे। बीसीसीआई किसी एडमिनिस्ट्रेटर को कोई, यही तो एक भ्रम है, गलतफहमी है कि बड़े पैसे बना लेते हैं। बीसीसीआई सफल क्यों हुई? और से खेल संगठन भारत में लोग कहते हैं जिनको क्रिकेट नहीं आता वो क्रिकेट चला रहे हैं, और जिनको क्रिकेट आता है वो तो कई जगह रहे, कहाँ चला पाए। तो कोई ज़रूरी थोड़ा ना कि जो है कि अगर एक कोई व्यक्ति मिनिस्टर बनता है तो ज़रूरी होता है कि अगर वो किसी डिपार्टमेंट में मिनिस्टर बने तो वो जो है उस क्षेत्र का होना चाहिए। कई हेल्थ मिनिस्टर हुए जो डॉक्टर नहीं थे। तो मैंने ये देखा बीसीसीआई इसलिए सफल हुई कि एक ऐसा गुलदस्ता था जिसमें सब किस्म के फूल थे। उसकी वजह से कि आज एक मैच कराना आसान काम नहीं है, लेकिन वो जो पॉलिटिकल आदमी होता है उसकी मदद से मैच होता है। एक बार अनिल कुंबले और श्रीनाथ कर्नाटक में हो गए थे अध्यक्ष परिषद, उनको तंग करके लोगों ने रख दिया था ब्यूरोक्रेट्स ने, इनकम टैक्स वाले, सेल्स टैक्स वाले, फायर ब्रिगेड वाले हैं, सब उनके पीछे पड़े थे, लोकल पुलिस, सब ये बेचारे तंग आ गए। अच्छी मेहनत कर रहे थे लेकिन नहीं। यानी नेता ही संभाल सकते हैं इनको? नहीं, नेता, ब्यूरोक्रेट, एडमिनिस्ट्रेटर, सबका एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए। जो क्रिकेट पार्ट है वो सारा खिलाड़ी देखते हैं, सिलेक्टर्स पूरे खिलाड़ी, कोच, ये सब
खिलाड़ी, सपोर्ट स्टाफ, तो वो जो है जिनका स्पेसिफिक जो काम है। लेकिन एक संस्था, बड़ी संस्था, आज देखो ना कि इस देश में तमाम स्पोर्ट्स संस्थाएं सरकार की ग्रांट पे चलती है। बीसीसीआई तो हजारों करोड़ टैक्स देता है, वो कभी सरकार की ग्रांट पे नहीं चलती। बीसीसीआई पर आरोप लगता है राजीव जी, उल्टे टैक्स देती है। कोई क्रिकेट संस्था, कोई स्पोर्ट्स की दूसरी बॉडी, खेल संस्था भारत सरकार को इनकम टैक्स नहीं देती, लेकिन इतना ये इनकम टैक्स देती है, जीएसटी देती है, सब देती है। और एक जैसे प्राइवेट कंपनी को करना पड़ता वैसे करना पड़ता, तो ये क्रिकेट को कैसे बढ़ाया? इतना कमर्शियलाइजेशन हो गया राजीव नहीं, जी, इसी गुलदस्ते ने बढ़ाया। इतना कमर्शियलाइजेशन हो गया। लोग कह रहे हैं कि आईपीएल के चक्कर में आपने टीम इंडिया बर्बाद कर दिया। एक वर्ल्ड कप बताइए 10 साल हो गया नहीं जीत पा ये रहे, तो 12 आपका व्यू है। आईपीएल के चक्कर में हजारों नए लड़कों को मौका मिला, कितनों की किस्मतें नहीं बढ़ गई, वर्ल्ड कप नहीं जीत पा रहे। कितनों, और भारत की धाक बनी आईपीएल की वजह से कि आईपीएल में खेलने के लिए हर कंट्री के खिलाड़ी बेताब रहते हैं। कितनी बड़ी धाक बनी। पर वर्ल्ड कप कब जीतेंगे? इतनी बढ़िया टीम है, तो नंबर 1 रहती है रैंकिंग में। वर्ल्ड कप में 83 में 11 में कई बार जीत चुके हैं। हाँ। हर बार हर साल जरूरी तो जीते, ये तो जरूरी नहीं है, ये तो खेल है। अच्छा खेल है, मतलब चांस है। इसीलिए हिंदुस्तान में ये है कि तुम तो हमेशा जो है करके दिखाओ, मेरे ऊपर न कहो। हाँ। हम तो टिप्पणी करने के लिए बैठे हैं, तुम्हें हमेशा जो है सफलता दिखानी है। अगर तुम नहीं कर पाए तो हम तुम्हारी आलोचना करेंगे। अरे भाई खेल है, खेल में हार जीत लगी रहती है, कोई नई बात तो है नहीं। तो हार गए तो तुम्हारी बिल्कुल बैंड बजा देंगे, और अगर जो है जीते तो ठीक है, वो तो फिर जो इतना ही था इसमें कौन नई बात है ना। तो ये जो यहाँ का प्रॉब्लम है कि दूसरे से तो बहुत उम्मीद करते हैं, खुद क्या करते हैं इस पर कभी नहीं ध्यान देते हैं। तो ये यहाँ की बहुत बड़ी समस्या आप इतना अंदर तक जानते हैं भारतीय क्रिकेट को। आपको इस बात की सराहना करनी चाहिए कि बीसीसीआई को, इतनी बड़ी संस्था की, फीफा के बाद एक हिंदुस्तान की खेल संस्था इतने ऊपर पहुंची बिना किसी सरकारी मदद के, उसकी सराहना होनी चाहिए। बजाय इसके और बाकी की हम सरकार से भीख मांगते खेल मंत्रालय से कि हमें पैसे दे दो तो हम अपनी संस्था, जो बाकी जो है लोगों को जिस तरह परेशान होना पड़ता बाकी खेलों को, तो वो तो नौबत नहीं है ना। क्रिकेट में बीसीसीआई ने अपने आप में काम करके कहां से आप कहां इतने पहुंचा। अंदर तक क्रिकेट को जानते हैं टीम इंडिया को राजीव जी, ये ड्रेसिंग रूम में वाकई ये झगड़े की जो खबरें आती हैं, कोहली और इसमें रोहित में नहीं बनी, फिर रोहित और पांड्या में अब नहीं बन रही, पहले और भी कई किस्से आते थे। मैं आपको बताऊं कि ये सब जो है बेवजह की खबरें, इस तरह की, चूंकि क्रिकेट में हर चीज आज की तारीख में न्यूज़ हो गई है। खिलाड़ी के बाल कैसे हैं ये भी खबर है, कपड़े क्या पहने ये भी खबर है, कैसे मुस्कुराए ये भी खबर है, उसका कोई किसी से प्यार चल रहा है कि नहीं चल रहा है उसकी खबर, उसके फैमिली में बच्चे पैदा हुए कि नहीं हुए इसकी भी हर चीज़ खबर हो गई क्रिकेट की, क्योंकि वो बिकती है, टीआरपी आती है, सब आती है, अखबार वाले भी पढ़ते हैं, सबकी दिलचस्पी रहती, इसलिए वो खबर खोजते रहते। तो कुछ भी छाप दो कि इससे इसका झगड़ा हो गया, इससे इसका झगड़ा हो गया, आपस में सब मिलते जुलते बात करते रात दिन तो ड्रेसिंग रूम में आज तक कभी कुछ नहीं हुआ ऐसा? नहीं, ड्रेसिंग रूम में ऐसे कोई झगड़े नहीं होते हैं, बाकी तो इंसान है, थोड़ी बहुत हर एक में किसी में कुछ। कोई किस्सा सुना दीजिए ड्रेसिंग रूम का राजीव जी, आपको इतने सारे किस्से पता है। हाँ, लेकिन उन किस्सों को डिस्क्लोज क्यों करना है? एक वो आप जॉन राइट वाला सुनाते हैं, अक्सर सुनाते हैं वो तो आप। हाँ नहीं, जॉन राइट वाला तो ये था कि जॉन राइट को सहवाग जो है, सहवाग ने सुनाया। हाँ, राहुल द्रविड़ ने भी लिखा। मैं मैनेजर था टीम के, इंग्लैंड की बात है, तो उसमें एक शॉट था जिसको मना करता था जॉन राइट कि तुम इस शॉट को मत मारा करो, वो जो है थर्ड मैन पे कैच हो जाता, हाँ कैच हो जाता था अगर हुक करके मारा, तो वो उसने फिर मार दिया। वो 66 या 63 रन बनाए थे, तो उससे गुस्सा होकर उसने उसको पुश कर दिया था, तो उसमें सहवाग दुखी हो गए, ड्रेसिंग रूम में बैठ के। तो मुझे सौरव ने आके बताया, कैप्टन थे, कि थप्पड़ मार दिया जॉन राइट ने। तो मैं गया अंदर, पूछा तो उसने आगे दुखी था, तो मैं जॉन राइट के पास गया, मैंने कहा भाई तुम्हें ये मैंडेट तो दिया नहीं है कि तुम जो है हाथ लगाओ किसी खिलाड़ी को। तो उसने कहा कि देखो मुझे खुद मैं दुखी हूँ, बहुत परेशान। वो सिगरेट पी रहा था और बियर पी रहा था, तब टेंशन में। जॉन राइट दूसरी तरफ जाके कमरे में बैठा, कि मैं खुद ही नहीं चाहता, लेकिन मुझसे हो गया क्योंकि मैं उसको बेटे की तरह प्यार करता हूँ, मैं शिष्य की तरह प्यार करता हूँ, मैं गुरु। मैंने उससे कहा था कि मत करो, उसने कर दिया तो मुझे गुस्सा आ गया, मेरे मन में कुछ नहीं आप बोले तो मैं माफ़ी मांग लेता हूँ। तो मैंने फिर सहवाग को समझाया कि देखो ऐसा, तो सहवाग ने बड़ी मेचोटी से काम किया कि ठीक है माफ़ी मांग। बाद में बस में जाकर कहा कि नहीं, अच्छा नहीं लगता कि गुरु है, मतलब कि इस तरह मुझे माफ़ी नहीं चाहिए। हाँ मुझे फिर वो कि भाई फ़ोन पे करा दो माफ़ी होटल में। सहवाग ने वो भी मना कर दिया कि वो भी नहीं चाहिए, तो ऐसे वो मामला दब गया। लेकिन वो इसके पीछे की बैकग्राउंड ये है।
शाहरुख से आपकी दोस्ती बहुत मशहूर है राजीव जी। हाँ, एक पुरानी- किस्सा काफी पुरानी है। हाँ सुनते हैं कि जब आप मंत्री थे तब एक बार शाहरुख एयरपोर्ट पर यूएस में फंस गए थे, सीधे आपको फोन किया था। हाँ, वो आपने मदद की थी? अमेरिका में उनको बेवजह वो उन दिनों ही चल रहा था ना टेररिस्ट, तो कोई नाम भी टैली करता था रैंडम, उसमें रोक लेते थे, पर वो 2-3 घंटे लगता था सामान की तलाशी लेना प्लान, तो उस समय उनको भी रोक लिया। अब उनको आइडिया था नहीं सिक्योरिटी वालों को कितना बड़ा स्टार ही है, क्या उसकी इस देश में छवि है, सब कुछ है, तो फिर उस समय फ़ोन आया था और वो व्यक्तिगत बात है। तो अक्सर शाहरुख से तो आपने मेरे ख्याल से टीम इंडिया के लिए मदद भी मांगी थी, कोई फिल्म दिखाने के लिए। हाँ नहीं, वो टीम इंडिया, वो बॉम्बे ड्रीम्स, हाँ, वहाँ पे इंग्लैंड में हम लोग थे, टीम थी, तो बॉम्बे ड्रीम्स देखना चाहते थे और वहाँ 1 साल की बुकिंग थी उस इतना 1 साल की। हाँ, इतना प्ले मशहूर था। तो फिर शाहरुख से मैंने कहा, शाहरुख ने इंतजाम करके फिर दिया। फिर सारा उन लोगों ने न केवल मतलब टिकट छोड़ दो, उन लोगों ने मुफ्त में दिखाया, वो डिनर भी कराया खिलाड़ियों को बॉम्बे ड्रीम्स का, शाहरुख की वजह से। और चक दे इंडिया भी इसी तरह से दिखाई थी चक दे आपने? इंडिया भी दिखाई। आप ही ने दिखाई थी टीम इंडिया कोई फिल्म? हाँ, वो कैसे किया? वो मैंने एस चोपड़ा से बात की थी, एस चोपड़ा से, क्योंकि वो चक दे इंडिया लगी हुई तो मैनचेस्टर में हम लोग थे। अच्छा। हाँ मैनचेस्टर में थे, तो मैंने एस चोपड़ा को फ़ोन किया, तो एस चोपड़ा दोस्ती थी उनसे, एस चोपड़ा ने तुरंत वहाँ इंटरनेशनल जो उनका ओवरसीज डिस्ट्रीब्यूटर से उससे बात करके इंतजाम कराया। तब धोनी थे कैप्टन? हाँ, आप मैनेजर थे? धोनी शायद वाइस कैप्टन थे, राहुल द्रविड़ कैप्टन थे, ओके। धोनी वाइस कैप्टन 2007 की थे, बात कर सचिन रहे हैं। तेंदुलकर 2007 के इंग्लैंड से। आप मैनेजर थे? मैं मैनेजर डरते थे प्लेयर आपसे? 2002 में, 2007 में। प्लेयर डरते थे आपसे? नहीं, बहुत प्यार करते थे, सम्मान अभी करते डरते हैं? थे, बहुत प्यार करते थे। हम किसी को डराते हैं ही नहीं, डरते तो उससे जो डराए, हम तो प्यार करते हैं सबको, तो वो हमें रिस्पेक्ट करते हैं। और एक्स प्लेयर से आपके रिश्ते कैसे हैं? सबसे अच्छे, कमेंटेटर्स से? सबसे अच्छे हैं। रवि शास्त्री से खास रिश्ता है? हाँ, रवि शास्त्री से पुरानी दोस्ती है, सबसे अच्छे। क्या बोलते हैं आपको? गवास्कर से रवि शास्त्री सबसे अच्छे। रवि शास्त्री क्या बोलते हैं आपको? मुझे किसी झगड़ते देखा क्या आपने? किसी से हम जेलस है नहीं, हाँ। किसी से चिढ़ते हैं नहीं, किसी से कोई, अब तुम क्यों हम जो है किसी से झगड़ा रखे। हाँ। सबसे प्यार। नहीं, रवि शास्त्री से आपकी दोस्ती खास चर्चा में रहती है, वो कमेंट्री कर रहे होते हैं, आपके ऊपर कैमरा हाँ, आता है। रवि शास्त्री जो है वो उनके कि मुझे देखते ही वो जो है क्या बोलते अपनी हैं? विशेष टिप्पणी, शुक्ला जी टिप्पणियां करने लगते हैं। तो आप भी छेड़ते होंगे उनको? हाँ, मैं भी छिड़ता रहता हूँ उनको, बट ही वॉज ए गुड कोच ऑल्सो। कितने हम लोगों ने काफ़ी जीतें दर्ज की। सबसे पहले उनको बांग्लादेश उसमें कोच बनाया गया था, मतलब एक तरह से उनको भेजा गया था, तब कोच ने एक टूर्नामेंट के डायरेक्टर जैसे बना के उनको भेजा गया था, पवार साहब ने भेजा था, तो हम लोग वहाँ पे गए थे और हम भी गए थे बांग्लादेश पवार साहब के साथ, तो उन्होंने उसमें भी अच्छा कोच के रूप में रोल अदा किया। तो उसके बाद उनको देखिए लंबा मौका मिला ही। वो लॉर्ड्स वाली बैल्कनी वाली आपकी तस्वीर और वीडियो बहुत वायरल है, जरा वो और बता दीजिए मुझे, उसके बाद हम रैपिड फायर राउंड खेलेंगे। वो क्या था? वो सौरभ ने जो ऐसे शर्ट घुमाई थी, क्या वो पहले से प्लान था? नहीं, बिल्कुल पहले से प्लान नहीं था। जब 324 या 325 रन इंग्लैंड ने बना दिए तो मुझे तो बड़ा टेंशन हो गया। मैंने तो ब्लड प्रेशर की गोली खाई और जो है मुझे लगा यार ये तो बड़ा। तो जब इसके बाद इंडिया इनिंग थी तो सहवाग और सौरव ये ओपनिंग करने जा रहे थे, तो मैंने सहवाग से कहा कि यार 325 रन थे। कहने अरे आप जाने तो दो, अभी से आप क्यों परेशान हो रहे हैं फील्ड पे। इसका इन दोनों ने कमाल किया, 15 ओवर में 105 रन बनाए, वहीं से जो है उसकी जो है आधार बना है। फिर बीच में विकेट गिरने लगे, ये हुआ कि हार जाएंगे, राहुल द्रविड़ भी आउट हो गए, सचिन तेंदुलकर भी आउट हो गए, तो लगा कि 165 पे 5 ऐसे कुछ हो गए। आधे तो भारतीय दर्शक छोड़ के चले गए, दुखी हो गया। और इसके बाद हम सौरभ बैठे हुए थे लॉर्ड्स में, तो सौरभ मुझसे कहा कि राजू भाई पता नहीं क्या होता हमारे साथ कि लीग के सारे मैच हम जीतते हुए आते हैं, 9 मैच जीत के आए थे और फाइनल में आके हार जाते हैं। तो मैंने देखो क्यों भगवान पे छोड़ो ना, खेलो अभी तो क्या इसमें। फिर धीरे धीरे बात हुई, एकदम से हुआ कि अरे ये तो इतने गेंदे बाकी है, इतने रन चाहिए और ये तो हो सकता है, तो हो सकता है फिर लगो इसमें। और वो हुआ, मैसेज भेजे उसने ये, और वो आखिर में जीत आई। तो उसमें जब जीतने के करीब थे तो सौरव ने कहा कि राजू हम सबको जो है ना, पूरी टीम को अपनी शर्ट उतार के ये करना चाहिए, क्योंकि शायद वो बम्बई में उसने किया, फ्लिंटॉफ ने किया, उसका बदला लेना है। हाँ, तो वो तो सचिन ने मुझे कौन तरफ ले जाके कहा कि सब मत करो, अच्छा नहीं लगता है,
मतलब अगर सौरव अपना करना चाहते मैं सौरव का तुम कर लो, बाकी को मत करो। ओके। तो सौरव ने फिर उठा के वो अपना किया था, वो ऐतिहासिक फोटो बन गया। तो जब कहा कि सबको करना चाहिए, आपको भी कहा था कि नहीं, मुझे तो नहीं कह सकते, तो प्लेयर्स के लिए था। अच्छा प्लीज के मैनेजर थोड़ा उतारता शर्ट। ओके। सौरव क्या टीएमसी में जाने वाले थे या जाने वाले हैं क्या राजीव जी? नहीं, ममता उनका- बनर्जी से बड़े अच्छे संबंध है, कई बार मिलते हैं, खूब चर्चा होती है। नहीं, संबंध उनके सबसे हैं, लेकिन वो जो है पॉलिटिक्स में ही नहीं जाने वाले नहीं जाएंगे, ना। उन्होंने बताया आपको ये बात? हाँ, बताया कि पॉलिटिक्स इज नॉट माई कप ऑफ टी। आपका चाय वाला इंटरव्यू है ना, इसलिए बता रहा हूँ कि उनका कहना कि पॉलिटिक्स जो है वो हमारी वो नहीं है। ओके। पॉलिटिक्स में हम नहीं जमते हैं। ओके राजीव जी, अब रैपिड फायर राउंड। अब आप ग्लव्स पहन लीजिए और हेलमेट लगा लीजिए। रैपिड फायर राउंड। राजीव शुक्ला, पहला सवाल, क्या राहुल गांधी को इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री का चेहरा बनना चाहिए? ये इंडिया गठबंधन राहुल जी पे निर्भर करता है। क्या प्रियंका को पीएम फेस बनाना चाहिए? ये निर्णय जो है पार्टी नेतृत्व को लेने का है, इसमें मैं बोलने क्या वाला कुछ मल्लिकार्जुन नहीं। खड़गे को अगर पीएम फेस बनाया तो अच्छा प्रदर्शन करेगा इंडिया गठबंधन? नहीं, खड़गे जी बहुत वरिष्ठ नेता है, बहुत अनुभवी हैं और समाज के जो सबसे कमजोर वर्ग है उससे आते हैं, बड़ा प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ये, लेकिन ये सब निर्णय पार्टी नेतृत्व के हैं। क्या नरेंद्र मोदी को हराया जा सकता है? राजनीति में जीत और हार ऐसी चीज है कि दोनों की संभावनाओं को नकारा नहीं जा सकता। ओके। मोदी के सामने कौन राजीव जी? इतना बड़ा 40 करोड़ का देश है, बहुत लोग हैं। क्या राहुल गांधी पीएम मटेरियल है? निश्चित रूप से पीएम क्या मटेरियल, प्रियंका गांधी पीएम मटेरियल है? वो भी पीएम मटेरियल। क्या सोनिया गांधी पीएम बन सकती थी? देखिए, सोनिया जी को तो ऑफर हो गया, पीएम बनी गई थी, क्यों नहीं बनी? खुद उन्होंने मना किया क्यों? कि मैं ये पद नहीं लूंगी, मैं त्याग करूंगी, मैं नहीं बनूंगी। उन्होंने कहा अंतरात्मा की आवाज। हाँ, उन्होंने आपको खुद क्या कहा। मुझे inside story ये क्या है? सब गलत स्टोरी है कि उनको जो है कलाम साहब ने मना किया। जब सबने समर्थन दे दिया तो कलाम साहब सिर्फ चिट्ठी इशू करने वाले थे कि आप यू आर अपॉइंटेड एज प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि सबका बहुमत था। तब सोनिया जी ने तय किया मुझे नहीं बनना। आपका मत पहले उन्होंने एक्सेप्टेंस सबकी कराई ओके। और इसके बाद फिर उन्होंने डिक्लाइन की पोस्ट कि मैं नहीं बनना। आपका मत क्या था? हम चाहते थे बने, हम सब लोगों ने कहा सेंट्रल बनना मीटिंग चाहिए का आप था। बने हैं। अगर सोनिया पीएम बनती तो आज बिल्कुल। देश की राजनीति अलग होती। बिल्कुल बनना चाहिए था। तो उन्होंने वो नहीं बनी, लेकिन मनमोहन सिंह जी बने, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम ओके। किया। क्या राहुल गांधी को पीएम बनना चाहिए था? क्योंकि खबर थी कि एक बार बीच में उनको ऑफर किया गया था। नहीं, बीच में स्वयं मनमोहन सिंह जी ने मुझे कहा, मैं एक दिन उनके पास बैठा था, तो मनमोहन सिंह ने मुझसे कहा कि राजीव तुम राहुल से बात करो। मैंने ये तय किया था कि सेकेंड टर्म में आधे उससे मैं छोड़ दूंगा, तो वो उनको तैयार करो कि बने। ये 2012 11-12 की बात। हाँ, 11। तो मैंने कहा साहब ये बड़ी लोगों की बात है, ये मैं कैसे कर सकता हूँ? ये तो आप बात करिए सोनिया जी से और राहुल जी से, मैं कैसे बात करूँ? लेकिन फिर जो है मुझे लगा, तो मैंने अपने ढंग से जो है कन्वे किया फैमिली को भी। मनमोहन सिंह जी ने कहा तो, लेकिन राहुल जी को पद से कोई मोह था नहीं। ओके। तो राहुल जी ने मना किया राहुल जी और सोनिया जी ने भी मना किया राहुल जी बने नहीं, सोनिया जी ने नहीं, राहुल जी नहीं। खुद ही उन्होंने राहुल जी ने मना किया। देश का बेस्ट प्रधानमंत्री अब तक का राजीव शुक्ला कौन रहा है? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। राजीव गांधी और मनमोहन सिंह से भी ज्यादा, नरसिम्हा राव से भी ज्यादा? इंदिरा गांधी प्रखर राष्ट्रवादी, ओके। बीजेपी बेहद का बहादुर महिला। ओके। बीजेपी का बेस्ट प्रधानमंत्री अब तक का कौन रहा है? देखिए, बीजेपी के 2 ही प्राइम मिनिस्टर हुए ना, हाँ, वाजपेयी जी और अटल जी और अडवाणी जी। अटल जी और मोदी जी। हाँ, और अटल जी और मोदी जी। हाँ। अडवाणी जी तो प्रधानमंत्री थे। हाँ। अटल जी और मोदी जी तो जो है गूगली है ये तो जो है ना भाजपा कार्यकर्ताओं को तय करना। लेकिन अटल जी से सबको प्यार है। ओके। मोदी जी भी अटल जी को ये करते हैं। ओके। अगर मैं कहूं वाजपेयी, मतलब वो भी उनको रिस्पेक्ट करते ओके, अगर मैं पूछूं वाजपेयी, मनमोहन, मोदी में बेस्ट प्राइम मिनिस्टर कौन, तब आप क्या कहेंगे? देखिए, आप सबकी अलग अलग क्षमताएं हैं, सबकी अलग अलग वो है। ठीक है। हिंदुस्तान के इतिहास का सबसे लोकप्रिय नेता आप किसे मानते हैं? देखिए, अगर लोकप्रिय नेताओं की दृष्टि से तो महात्मा गांधी सबसे लोकप्रिय नेता। ओके। देश का सबसे अच्छा भाषण देने वाला नेता कौन है? देखिए, भाषण जो है सबसे बढ़िया अटल जी देते थे। अटल जी। उनका भाषण लोगों को बहुत अच्छा लगता था। ओके। देश का बेस्ट चीफ मिनिस्टर आप किसे मानते हैं अब तक का? पुराने जमाने से? जी, सब ले सकते हैं, आज तक, आज भी ले सकते हैं, पीछे वाले भी ले सकते हैं। अच्छा, इन बेस्ट चीफ मिनिस्टर हर दलों के? हाँ, सब वैसे मिला तो तमाम चीफ मिनिस्टर्स ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन पंजाब को बनाने में प्रताप सिंह कैरो का बहुत बड़ा रोल था। और फिर
मैं ये मानता हूँ कि यूपी में एनडी तिवारी ने विकास ओके। का बहुत अच्छा काम किया था, ओके। है ना। देश का सबसे उदारवादी नेता कौन है? मोस्ट लिबरल लीडर अब तक का, मोस्ट लिबरल, मोस्ट इंक्लूसिव। हाँ, देखिए कांग्रेस के जितने लीडर हैं सब इंक्लूसिव, और अटल जी में भी बात थी कि सबको साथ लेके चलते थे। आज क्या समस्या है? आज जो समस्या है कि जो है, जो वीर सांघवी ने अपने आर्टिकल में लिखा है कि ये नई किस्म की भाजपा होगी, अटल अडवाणी वाली भाजपा नहीं है। अटल अडवाणी की जो भाजपा थी वो दूसरे किस्म की। इसमें तो बाहर से आके इतने लोग भर गए। आज हरियाणा में देखो ना, 10 लोकसभा सीट हैं, 6 कांग्रेसी हैं जो बीजेपी के टिकट पर लड़ रहे हैं। तो जो 30-40 इंक्लूसिव ही हुआ। 30-40 साल से जो संघर्ष कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के लोग, कार्यकर्ता, नेता, वो सब हताश बैठे, इसलिए वो घरों से नहीं निकल रहे हैं। सबसे मेहनती नेता आप किससे मानते हैं अब तक का? राजीव गांधी, जो 1 घंटे सो के भी काम पे लग जाता था। सबसे ज्यादा गाली किस नेता ने खाई है राजीव जी? इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, इन सब ने सबसे गालियां। मोदी जी सबसे ज्यादा गाली खाते हैं आजकल सोशल मीडिया पर। मोदी जी कहते हैं हमें ट्रक भर भर के गालियां। 2.5 किलो गाली रोज खाता। सोशल मीडिया तो सबको गालियां देती है, और उन्हीं के पार्टी के लोग दूसरों को भी गालियां देते। तो ये चलन कहाँ से शुरू हुआ? सोशल मीडिया पे गाली गलौज के भी सोचना चाहिए। ये भी बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि चलन कहाँ से शुरू हुआ गाली गलौज। देश अब तक का इंडिया का बेस्ट बैट्समैन आप किसे मानते हैं? मेरे हिसाब से जो है, अगर आपका आप फेवरेट? हाँ, तो मैं तो सचिन तेंदुलकर को सचिन। मानता हूं। और बेस्ट बॉलर? बेस्ट बॉलर इंडिया का, जो आपको पसंद हो, इंडिया बता दीजिए। बेस्ट बॉलर की दृष्टि से अगर इंडिया में स्पिनर या फास्ट, दोनों बता दीजिए। चलिए पहले स्पिनर, फिर फास्ट। स्पिनर में तो मैं आज भी जो है मुथैया, इंडिया का ना तो बाहर हो तो मुथैया मुरलीधरन, ओके। बहुत अच्छा था। सेन वॉर्न भी स्पिनर में बहुत और फास्ट अच्छा, बॉलर? और कुंबले ने भी 10 विकेट लिए थे यहाँ पे पाकिस्तान के। और हमारे यहाँ शुरुआत फास्ट बॉलिंग की कपिल देव ने, तो कपिल देव। और उसके बाद से आज तो पूरे हमारे पास बैंक है 1 से अच्छे फास्ट बॉलर्स की। बेस्ट कप्तान अब तक का? बेस्ट कैप्टन देश से तो सब धोनी का नाम लेते हैं। आप किसका लेते हैं? तो मेरे हिसाब से तो सब अच्छे थे, सबने अपने समय पर अच्छा काम बेस्ट किया। इस वर्ल्ड कप में रोहित शर्मा ने कितना अच्छा किया। ओके, बेस्ट इसके पहले BCCI विराट ने किया। हाँ, बेस्ट बीसीसीआई और प्रेसिडेंट? सचिन ने दोबारा कैप्टन बनने से मना कर दिया था, वरना उसको कैप्टन बनाया जा रहा था। हाँ, उन्होंने मना किया। तब धोनी बने। बेस्ट मैंने मुझसे बात कराई थी पवार साहब ने कि बोलो पूछो इनसे कि दोबारा बनेंगे। हाँ कि नहीं, उन्होंने मना किया बनने से। बेस्ट बीसीसीआई प्रेसिडेंट कौन रहा है? देखिए, बीसीसीआई प्रेसिडेंट को अगर देखो तो शुरू से 1 से अच्छे लोग रहे जिन्होंने इसको बढ़ाया, चाहे वो साउथ इंडिया को, चाहे वानखेड़े, डालमिया जी, बिंद्रा साहब, माधवराव सिंधिया, राज सिंह डूंगरपुर, ललित मोदी का नाम आप लोग क्यों नहीं और लेते? वो कभी बीसीसीआई प्रेसिडेंट नहीं रहे। लेकिन आईपीएल तो कहते हैं मैंने बनाया, मैंने इतना पैसा लाया। आईपीएल तो बीसीसीआई ने बनाया था, बीसीसीआई की ताकत की वजह। उसके बाद कोई आईपीएल दूसरा नहीं बना। वो कहते हैं मेरा क्रेडिट, मैंने बनाया, मेरा क्रेडिट सब ले रहे हैं। मैं उस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, हर जगह तमाम लीग है, लेकिन बीसीसीआई की स्ट्रेंथ की वजह से ओके, आईपीएल चला। फिर पवार साहब ने कितना ज़्यादा काम किया। उसके बाद जो है आप देखो तो श्रीनिवासन, राजीव जी, इसीलिए तो आप अजात शत्रु हैं। सौरव, सब इसीलिए आप अजात शत्रु हैं। नहीं, आप सेफ खेलते हैं। सेफ नहीं खेलते हैं। मैं जिसकी जो अच्छी बातें वो बताता हूँ, और दिन भर गाली गलौज में नहीं। जो अभी आप कर रहे थे गाली गलौज कम, तो हर गाली गलौज में कम रहता हूँ। बेस्ट सचिव अब तक का कौन रहा है? क्योंकि आमतौर पर सचिव ही ज्यादा काम करता है बीसीसीआई में, अध्यक्ष कम काम करते हैं। मतलब सचिव को डे टू डे फंक्शनिंग में ज्यादा इन्वॉल्व रहना पड़ता है। हाँ, तो बेस्ट सेक्रेटरी? देखिए, जितने भी सेक्रेटरी थे, मैं तो कहता हूँ निरंजन साय ने भी बड़ा अच्छा काम किया था। ओके। इंडियन टेलीविजन न्यूज का बेस्ट एंकर आप किसे मानते हैं? देखो, मैं तो एंकर्स को लेके एंकर्स की राय लीजिए, वही एक दूसरे को गालियां देते हैं। तो आप भी तो एंकर थे। सारे एंकर्स के खिलाफ। मैं तो इंटरव्यूअर था। हाँ, इंटरव्यूअर थे। हाँ, तो जो है वो सारे एंकर एक दूसरे को गालियां देते हैं। सारे एंकर एक दूसरे को गालियां देते हैं। ओके, अब मैं कुछ नाम लेने वाला हूं। जो शब्द पहला आपके जहन में आता है वो आपको बताना है। राजीव गांधी बहुत ही जो है समझदार नेता, जिस देश में कंप्यूटर, मोबाइल फोन सब उसने आपने पहले प्रोग्रेसिव कहा था। इंदिरा गांधी प्रखर राष्ट्रवादी। नेहरू जी देश का प्रथम निर्माण करने वाले, देश बहुत गरीबी में मुश्किल में था। नरसिम्हा राव इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, आर्थिक सुधार। सोनिया जी ने राजनीति में जो है न केवल कांग्रेस को बल्कि आम जनता का मनरेगा जैसे कामों से गरीब आदमी की बड़ी मदद की। और उनके शायद उनके नाम पर ये उपलब्धि रही होगी कि
एक दूसरे देश में जाकर, नए देश में जाकर, जहां ना भाषा आपकी, न कल्चर आपका, उस देश को अपनाना, वहां की बहू बनना और वहां के करोड़ों लोगों का विश्वास जीतकर वहां अपनी सरकार बनवाना। हाँ, नहीं वो यही नहीं, उनको गायत्री मंत्र वगैरह सब आता है, सब वो ऐसा नहीं, सब चीज़ें उन्हें पता है, उन्होंने पूरी भारतीय संस्कृति को आत्मसात कर लिया है। ओके। राहुल गांधी? राहुल गांधी की जानकारी और एक धुन जो सवार होती है, जो धुन है ज़बरदस्त, इस काम पे लग जाते हैं, जुनून। प्रियंका गांधी? प्रियंका गांधी जो है लो प्रोफाइल रह के अपना काम को पूरा करना है, उनकी क्षमता। नरेंद्र मोदी? मोदी जी भी जुटू है, जिस चीज़ पे लग जाते हैं जुटू? हाँ, पूरा जुट के उस चीज़ पे वो फिर। अमित शाह? बिल्कुल जो है राजनीति में किस तरह से जो है पॉलिटिकल मैनेजमेंट होता है, इसकी मास्टरी। ओके। कोई किस्सा याद आता है आपको अमित शाह के साथ? क्योंकि संसद में तो आप उनके साथ ही रहते हैं, मतलब मुलाकात होती रहती है, बातचीत होती रहती है। नहीं, उन्होंने जो चीज़ होती है अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, जब 370 पर उनका भाषण उठा के देखो। ओके। अखिलेश यादव? अखिलेश यादव को आप कुछ भी कह लेंगे, उसको विकास की एक मतलब वो धुन है, काम बोलता जैसे है। हाँ, वो जैसे वो सड़क वो बनाई तो आज एक्सप्रेस भी वो मुख्यमंत्री बदल गया, लेकिन वो यही मानते कि मेरा वो एक्सप्रेस उससे क्यों नहीं आए और मैं आगे बनाऊंगा, तो ये उनको ये बहुत जबरदस्त जो है इसमें। मायावती? मायावती लॉ एंड ऑर्डर में ओके। उनका कोई ओके। जयंत चौधरी? जयंत चौधरी तो बेचारे को अभी पद कहाँ मिला, कोई अभी तो आप क्या सोचते हैं उनके बारे मिनिस्टर भी नहीं मिले, कुछ पद नहीं बना। नहीं, भला भोला है, इसी भोलेपन में लोग भटका देते हैं। नीतीश कुमार? नीतीश कुमार पलटू राम? अच्छे, लेकिन उनकी छवि बहुत गिर गई है, तो उसको छवि को अब सुधारने का वक्त नहीं रहा। अशोक चौहान? अशोक क्योंकि चौहान, आप महाराष्ट्र से सांसद रहे हैं, हाँ, इसलिए पूछ रहा हूं। अशोक चौहान भी बहुत डायनेमिक चीफ मिनिस्टर थे उस जमाने में, कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे। हार्दिक पांड्या? उनके बारे में कहा जाता बिगड़ैल हैं, बड़े सीनियर प्लेयर्स से बदतमीजी कर देते हैं, घमंडी हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, मतलब वो क्या गलत इंप्रेशन है एक। हाँ, एक जो है हंसी मजाक इन सब में रहता है, तो उससे लोग जो है मतलब गंभीर बन के नहीं रहते हैं, हंसी मजाक सब में रहते हैं। ओके। स्वभाव है। मानक गुप्ता? मानक गुप्ता अच्छे एंकर हैं, हर समय हर एक की चुस्की लेने और चुटकी काटने में रहते हैं। अनुराधा प्रसाद? नहीं, उन्होंने चुपचाप अपना काम करती है और हम किसी की चलने नहीं देती। आपकी नहीं चलती ना? नहीं। मुलाकात कैसे हुई थी, याद राजीव जी? आज भी याद है पहली मुलाकात? हाँ, पीटीआई बिल्डिंग, वो पीटीआई में काम करती थी, मैं संडे मैगजीन, रविवार मैगजीन में था, तो वहाँ मुलाकात हुई थी। फिर उसके बाद, पहली मुलाकात के बाद मिलते रहे, पर आमने सामने दफ्तर रहा। लव मैरिज थी ना आपकी? उससे हाँ। प्रपोज किसने किया था? नहीं, आपस में एक दूसरे को। म्यूचुअल था। हाँ, उसके बाद पत्रकारिता में साथ साथ बढ़ते रहे। हाँ। शादी का फैसला कैसे हुआ था राजीव जी? नहीं, आपस में ही मिलकर तय किया था, हमारे घर वालों ने सपोर्ट किया, तो उनके घर वालों ने सपोर्ट किया, और हमारी शादी में सब आए थे, पूरी भाजपा का नेतृत्व था। हाँ। अटल जी, अडवाणी जी से लाके राजमाता सिंधिया, और दूसरी तरफ से पूरी कांग्रेस थी, कांग्रेस के सारे मिनिस्टर थे, क्योंकि मेरी राजीव जी से मित्रता थी। ओके। हैं, राजीव गांधी से, और उधर से इनके पिताजी तो थे ही संस्थापक ओके। जनसंघ के। रवि शास्त्री? रवि शास्त्री मस्त आदमी है, हाँ। बढ़िया यारबाज, मस्त दोस्त, अपने काम को पूरा करने वाले। अरुण जेटली? अरुण जेटली आपके बहुत अच्छे रिश्ते बताए जाते हैं उनसे। कॉम्पिटेंट, उसकी कॉम्पिटेंस का कोई मुकाबला नहीं था, चाहे भाषण देने में हो, चाहे किसी विषय में घुसने में, चाहे आइडियाज़ निकालने में, स्ट्रेटेजिस्ट थे वो। रविशंकर प्रसाद? रविशंकर प्रसाद जो है वकील अच्छे हैं, बोलने में बहुत अच्छे हैं, गुस्सा जल्दी कर जाते हैं, गुस्सा करते हैं? उस पर काबू करना चाहिए, सलाह है ये। ओके। आखिरी सवाल राजीव जी, अपना परिचय अगर आपसे देने को कहा जाए, क्योंकि हम तो आपके 10-20 कई परिचय दे सकते हैं, आप अपना परिचय क्या मानते हैं? मैं एक साधारण मनुष्य हूँ, जिसको जो काम मिलता है वो काम को चुपचाप करता हूँ, और लड़ाई झगड़ा नहीं करता हूँ, किसी से दुश्मनी शत्रुता नहीं रखता हूँ, और मुझे लगता है कि आप अपना काम करो, जो आपको मिलना होगा मिलेगा। बेवजह जो है ज़बरदस्ती लेने के लिए आपको आपाधापी, धींगा मुश्ती, उखाड़ पछाड़, टांग खींचने काम में नहीं लगना चाहिए। नहीं, अंदर से ज्यादा क्या महसूस होता है? नेता महसूस होता है, बीसीसीआई का एडमिनिस्ट्रेटर महसूस होता है, पत्रकार ज्यादा महसूस होता है? नहीं, बैलेंस करके मैं रखता सब हूँ, रखता है। मेरे अंदर भी पत्रकारिता भी है, क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेटर वाला रोल भी है, पॉलिटिशियन का भी है,
तो सारी चीज़ें, लेखक का भी है, किताबें भी हमारी। हाँ, कई किताबें लिखी है आपने। इतने सारे राजीव शुक्ला के पास किस्से हैं, अगर और पूछने लगूंगा सुबह हो जाएगी, लेकिन टाइम का कंस्ट्रेंट है। राजीव जी को अभी राजनीतिक जिम्मेदारियां भी निभानी है। बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच राजीव जी Thank you. इस इंटरव्यू के लिए।